यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अमेलगमेशन। अमेलगमेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के लिए एंड हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो पिछले अटेम्प्ट में अमेलगमेशन से क्वेश्चन आके रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आया था एंड वो प्रिडिक्टेड भी था कि रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आए हुए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन अमेलगमेशन से क्वेश्चन आया हुआ हर एक अटेम्प्ट में आते रहता है और इस अटेम्प्ट में भी 100% अमेलगमेशन से क्वेश्चन आएगा। 15 मार्क्स का तो आता ही आता है। कई बार अगर क्वेश्चन बढ़िया हो, बड़ा हो तो 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं, लेकिन आपको मान के चलना है कि 15 मार्क्स का अमेलगमेशन आएगा। ठीक, अगर मैं रेगुलर लेक्चर की बात करूं तो अमेलगमेशन पढ़ाने के लिए कम से कम 16 घंटे से 20 घंटे लगेंगे। ठीक, अच्छे से अगर बहुत क्वेश्चन करा के एक एक टॉपिक की डिटेल, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट है, तो उसको पढ़ाने के बाद 16 से 20 घंटे लगेंगे, तो एक रेगुलर लेक्चर में डिटेल्ड में अमेलगमेशन कराया जा सकता है। लेकिन हम कर रहे हैं यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर एंड जब रिवाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ना आपके पास उतना बड़ा टाइम है कि आप एग्जामिनेशन से पहले ये देख पाओ, और ना ही मुझे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस में करानी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे 2 आवर्स के अंदर अंदर अमेलगमेशन को रिवाइज करने का। एग्जैक्ट टाइम में नहीं बता सकता क्योंकि मेरा स्टाइल आप लोगों को पता है, मैं जब भी रिवाइज कराता हूँ साथ में कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। मेरा फंडा बहुत सिंपल है, अगर मैं रिवाइज कराया और क्वेश्चन नहीं कराया तो फिर आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो चीज रिवाइज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे पास्ट में क्वेश्चन जो आए हैं वो बन सकते हैं कि नहीं। ठीक, चलो इसको हम कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अमेलगमेशन को बिजनेस कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट। अमेलगमेशन की अकाउंटिंग आपको यहाँ पे पढ़नी है, डिटेल्ड अकाउंटिंग फाइनल में है, तो बहुत सारे स्पेशल कंसेप्ट फाइनल में आप पढ़ोगे। बेसिक अकाउंटिंग यहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है वो फाइनल में है। साथ ही में फाइनल में एसएफएम में मर्जर एंड एक्विजिशन करके चैप्टर है, वहां पे आप डिसीजन मेकिंग सीखोगे कि कोई कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं तो करे कि ना करे। यहाँ पे तो आप अकाउंटिंग सीखोगे कि अगर एक्वायर कर रहे हैं तो हम एक्वायर करेंगे तो हमारे बुक में क्या एंट्री होगी, और साथ ही में जो कंपनी बेच रही है अपने आप को, ठीक है उसको वेंडर कंपनी बोलते हैं, तो वो अपना बुक कैसे क्लोज करेगी, एसेट लायबिलिटी सब उसकी सेटल्ड होंगे, है कि नहीं। तो वो वाली चीज आप यहाँ पे सीखोगे। ठीक, ये 3 फॉर्म में अमेलगमेशन हो सकता है। नंबर 1, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिलके एक कंपनी बना ले। मान लो ए और बी मिलके ए बी लिमिटेड बना लेते हैं। ठीक, कई बार एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है। मान लो ए ने बी को एक्वायर कर लिया है ना, कैसे टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर कर लिया था। न्यूज में आप सुनते रहते होंगे बहुत सारे इक्विजिशन के बारे में। एंड समटाइम्स कोई कंपनी बंद होके बिजनेस सेम है, बस कंपनी को नए नाम से खोल लेते हैं। ठीक है, कई बार अपनी इमेज क्लीन करना हो ना, तो लोगों के लिए क्या किया जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी सेम है, बिजनेस सेम है, बस हमने उसी कंपनी को बंद करके नए नाम से उसी बिजनेस को कर लिया। ठीक है, चलो ये तीनों केसेज में इसको बोलेंगे टेक ओवर। हमने जब किसी कंपनी को एक्वायर किया, टेक ओवर बोलो, ऑब्जर्प्शन बोलो। ठीक, इसको बोलेंगे अमेलगमेशन। पहले टर्म समझो। एंड इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब चाहे 2 या 2 से ज्यादा कंपनी अमेलगमेट होके, या फिर मर्ज भी बोल सकते हो, मर्ज होके एक कंपनी बन रही हो, या एक कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रहा हो, या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का केस है। तीनों में पता है सिमिलरिटीज क्या है तीनों में सिमिलरिटीज है। जो पुरानी कंपनी थी, मान लो ए ने बी को खरीदा, ठीक है, ये क्या है, परचेसिंग कंपनी, और ये क्या है, वेंडर कंपनी, जो अपने आप को बेच रही है, सेलर। तो इसकी बुक क्लोज करना है हमें, क्योंकि ये कंपनी तो अब एग्जिस्टेंस में रही नहीं, बिक गई, है कि नहीं। और साथ ही में जो भी एसेट लायबिलिटी बुक क्लोज करने के बाद, सेटल करने के बाद बचा, जो भी पेमेंट बचा, अपना इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे, और इसकी बुक में एंट्री करनी है हमें। क्योंकि ये जब इस कंपनी को एक्वायर किया है, ए ने जब बी को एक्वायर किया है, तो उसकी एसेट लायबिलिटी ए का हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो जो एसेट लायबिलिटी है वो उसको इनकॉर्पोरेट करके एंट्री करना,
एंड साथ ही में बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना। इस केस में ये हो जाएंगे वेंडर कंपनी, है ना, और ये क्या हो जाएगा, परचेजिंग कंपनी। इस केस में बताओ, पुरानी कंपनी जो है वो वेंडर कंपनी हो जाएगी और ये नई कंपनी परचेजिंग कंपनी। ठीक। मेथड ऑफ अकाउंटिंग देखो, अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, ठीक, अब तीनों केसेज हो, चाहे ऑब्जॉर्प्शन या टेक ओवर हो या अमेलगमेशन, दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज करके हो, ठीक, सबके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, कॉमन वर्ड अमेलगमेशन। ठीक, सिंपल सा याद रखना, बुक में कभी टेक ओवर बोलेगा, कभी बोलेगा अमेलगमेट होके या मर्ज होके तीसरा कंपनी बनाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इन द नेचर ऑफ परचेज भी हो सकता है, उसके लिए हम परचेज मेथड से अकाउंटिंग करते हैं, एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर भी हो सकता है, उसके लिए पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक, इन द नेचर ऑफ मर्जर बोले तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला केस बोल रहा है, ना, ये तो कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज हो रहे हैं। इन द नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, 5 स्पेसिफिक कंडीशन है टू द प्रिसाइज, और पांचों कंडीशन अगर मीट होते हैं तभी बोलेंगे, चाहे वो टेक ओवर हो, चाहे दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज कर रहे हो, वो परचेज मेथड लगेगा, इन द नेचर ऑफ परचेज है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है। मर्जर होने के लिए 5 स्पेसिफिक कंडीशन है, सेटिस्फाई होते हैं तभी मर्जर। ठीक, अगर क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में देता है, कुछ ना बोले हमेशा मानोगे इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर के लिए बोलना चाहिए, चाहे टेक ओवर का केस हो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज हो रहे हो, नीचे बोलेगा कि इसको अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मान के करिए, तभी हम मर्जर मानेंगे और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से बनाएंगे। देखो, चाहे पुराने कंपनी वेंडर कंपनी को बुक क्लोज करना हो या परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री करनी हो, मैक्सिमम चीज दोनों मेथड में सेम है, बस माइनर सा जो दोनों मेथड का डिफरेंस है ना, पहले ये इसके परचेज मेथड से हम पढ़ेंगे डिटेल में, पूरी अमेलगमेशन आपको समझ में आ जाएगी, वेंडर का बुक क्लोज करना, साथ ही में परचेजिंग कंपनी इसको एंट्री को एसेट लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कैसे करेगी और बैलेंस शीट कैसे बनाएगी, सब समझने के बाद लास्ट केस में हम क्या करेंगे, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, चलो, तो परचेज मेथड से मैं शुरू करता हूं, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ तो कैसे करेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये वेंडर कंपनी जो अपने आप को बेच रही है, परचेसिंग कंपनी जो खरीद रहा है। ठीक, अब वेंडर कंपनी के बुक से एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे परचेसिंग कंपनी को, और साथ ही में परचेसिंग कंपनी बदले में पेमेंट भी तो करेगा। मान लो मैं किसी को खरीद रहा हूँ, उसका एसेट लायबिलिटी मेरा हो जाएगा, तो बदले में उस एसेट और लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटी रिड्यूस करने के बाद ही पीसी निकलता है, बदले में कुछ पेमेंट भी तो करूंगा उस एसेट लायबिलिटी के बदले, है ना, तो उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन में दो चीज याद रखना है, एक तो हाउ मच, पीसी है कितना, और दूसरा किस मोड से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज ध्यान से सुनो, अब हम देख रहे हैं अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। दो पार्टी होते हैं, एक वेंडर कंपनी जो बिक रहा है, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है, और दूसरा परचेजिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी को ले आ रहा है। अब किसी का एसेट एंड लायबिलिटी को आप ले आओगे तो बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पीसी। ठीक, पीसी है कितना, ठीक, और दूसरा पीसी को डिस्चार्ज कैसे करेंगे, दो चीजें आपको सीखना है। सबसे पहले देखते हैं परचेज कंसीडरेशन निकालना, पहला पॉइंट हाउ मच टू पे। ठीक, पीसी है कितना, दो मेथड है। अब मन बताओ, सिंपल सा चीज है, मैं किसी की अगर कोई वेंडर कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं परचेजिंग कंपनी है, ठीक, किसी की बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूँ, एसेट एंड लायबिलिटी ले रहा हूँ, तो उसको कितना परचेज कंसिडरेशन दूंगा, ये दो मेथड से निकाला जा सकता है। नंबर 1 नेट पेमेंट मेथड, ये कहता है उनके मालिक को जितना चाहिए उतना पेमेंट कर दो, वही होगा पीसी, है कि नहीं। सारे एसेट और लायबिलिटी लेके आ रहा हूँ, बच कौन गया, उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर और उस कंपनी के प्रीफरेंस शेयर होल्डर। उनको जितना पैसा चाहिए, इक्विटी का पैसा इक्विटी को दो, प्रीफरेंस को जितना चाहिए प्रीफरेंस वाले को दो, पेमेंट देने के बाद बची हुई कंपनी आपकी, है ना। तो नेट पेमेंट मेथड के अनुसार पीसी कैसे निकलता है, तो अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर, मालिकों को पैसा दे दो और कंपनी आपकी हो गई, है कि नहीं। तो जो भी पेमेंट करते हैं इक्विटी को और प्रेफरेंस को, चाहे कैश में दे रहे हैं या अपनी कंपनी का शेयर दे रहे हैं, है ना, अपनी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, जो भी पेमेंट करते हैं वो दे दो दोनों को, ये आ गया परचेज कंसीडरेशन।
जो हम एसेट और लायबिलिटी ले आते हैं ना, उसको बोलते हैं नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब एसेट में से जब लायबिलिटी घटा दोगे तो इसको बोलते हैं नेट एसेट। ध्यान से सुनना, इफ पीसी इज ग्रेटर देन नेट एसेट, मान लो 100 रुपए का हम नेट एसेट लाए और बदले में 120 रुपया पेमेंट किया, तो बचा हुआ एक्स्ट्रा क्यों पेमेंट किया? ड्यू टू गुडविल ऑफ द कंपनी। हम एक्स्ट्रा किसी को तभी पेमेंट करते हैं उस कंपनी की गुडविल की वजह से। अगर गुडविल है तो वो बंदा 100 का चीज 100 में थोड़ी ना देगा मुझे, अपनी कंपनी दे रहा है, अपनी ब्रांड नेम दे रहा है, तो उस गुडविल की वजह से मैं कमाई भी करूंगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। इफ पीसी इज लेस देन नेट एसेट, फॉर एग्जाम्पल नेट एसेट 100 का है और पीसी मैंने सिर्फ 90 पे किया, सारा फिगर लाख में जूम कर लो, ठीक है, सिंपल सा समझो बात को। अब 100 की चीज लेके आया मैं, बदले में 90 ही पेमेंट किया, तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गई ना, पर ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ठीक, तो उसको कहाँ भेजेंगे? कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे, ठीक। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं, वेंडर कंपनी को इक्विटी को ये दिए, प्रेफरेंस को ये पेमेंट किया, साथ ही में बोलेगा उसका जो डिबेंचर होल्डर है ना, उसको हमने अपना डिबेंचर दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, पीसी में सिर्फ क्या लेना है? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। फिर डिबेंचर क्यों दिया है सर और इसका क्या करेंगे? देखो, जब हम पेमेंट दे के एसेट एंड लायबिलिटी अपने बुक्स में लेके आएंगे तो डिबेंचर को भी ले आएंगे उसकी कंपनी का, और ले आने के बाद उस डिबेंचर को कैंसिल करके हम अपनी डिबेंचर दे देंगे, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम अगर डिबेंचर होल्डर को कोई पेमेंट हुई है तो वो पीसी में कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट होगी उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, ठीक। एक क्वेश्चन देख लो आप, फ्लोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, और बैलेंस शीट ये दिया हुआ है। बोला वाई लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर एक्स लिमिटेड, ठीक है, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को टेक ओवर। ये वाई लिमिटेड क्या हो गया? परचेजिंग कंपनी जो खरीद रहा है। एक्स लिमिटेड जो बिक रहा है ये क्या है? वेंडर कंपनी। ऑन द फ्लोइंग टर्म्स, इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जर्प्शन, जो एक्स लिमिटेड का शेयर है उसका वैल्यू हम माने 80 रुपया। इक्विटी शेयर विल बी इश्यूड बाय वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड का वैल्यू हमने माना है 120, ठीक है। ये तो इक्विटी को कितना पेमेंट करेंगे उसके लिए दिया हुआ है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड विल बी गिवन 11% रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड एट इक्विवेलेंट, यानी कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट के देंगे वो ये है। तो उस कंपनी की जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर है ना उनको हम क्या दे रहे हैं? अपने कंपनी का रिडीमेबल डिबेंचर। तो जो भी इक्विटी को देंगे और जो भी प्रीफरेंस को देंगे वही होगा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। आ जाओ जरा, अब ये जो इक्विटी वाली है ना, इससे एक और कंसेप्ट यहीं पे कवर हो गया है, एक्सचेंज का कंसेप्ट। अगर स्वैप रेशियो या एक्सचेंज रेशियो दिया हो, मैंने स्पेशल केस में इसको लिख रखा है, पर सिंस अब पहले ही क्वेश्चन में वो आ गया तो आपको पढ़ा देता हूं। हाँ, चलो, जब भी हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं नेट पेमेंट मेथड से, तो वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं ये सिंपल टर्म्स में भी दे सकता है, इतना शेयर दे रहे हैं इस रेट का, तो सीधा इनटू करके निकाल दोगे। कई बार आपको एक्सचेंज रेशियो में दे सकता है, फॉर एग्जांपल बोलेगा 4 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर इन वेंडर कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी के हर एक 5 के बदले 4 शेयर दे रहा हूं, तो वो कैसे निकालोगे आप? फिर टोटल कितना शेयर मैं दे रहा हूं, तो टोटल वेंडर का शेयर ले लो, डिवाइड बाई 5 इंटू 4 करो, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड आ जाएगा, और इश्यू प्राइस से इंटू कर दो तो आ जाएगा कितना पेमेंट मैंने दे रहा हूं, कितने वैल्यू का शेयर मैं उनको दे रहा हूं, ठीक। कई बार एक्सचेंज रेशियो देता है वैल्यू में ये तो नंबर ऑफ शेयर में था, है कि नहीं। अगर वैल्यू में दिया तो जैसे हमारे केस में दिया है कि वेंडर कंपनी का भी वैल्यू दिया है इश्यू प्राइस करने के लिए, ठीक है, शेयर इश्यू करने के लिए, और परचेजिंग कंपनी का भी वैल्यू दिया है, उस केस में आप कैसे करोगे? तो वेंडर कंपनी का शेयर का वैल्यू ऊपर, परचेजिंग कंपनी का नीचे, इनटू टोटल नंबर ऑफ वेंडर कंपनी का शेयर प्राइस। इससे सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो 80 का हमारे क्वेश्चन में दिया है, 80 रुपीज का शेयर, यहाँ पे आ जाओ, कोई बात नहीं,
नंबर ऑफ शेयर कितना है, 15 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 वाले, 15,000 हो गए। अब बताओ 80 रुपये वैल्यू लेना है, तो यानी कि 15,000 वेंडर का शेयर है, वेंडर कंपनी का। हमारे केस में वेंडर कंपनी क्या है, एक्स लिमिटेड ठीक है। और उसका 80 रुपीज मानना है, तो ये आ गया टोटल पीसी, है कि नहीं। और डिवाइड कर दूंगा मैं कितने प्राइस का, मेरा जो शेयर है उसका इश्यू प्राइस कितना है, उसको कितने प्राइस का कंसीडर किया है 120, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो पीसी कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, 15,000 इंटू 80। पीसी आएगा आपका, पहले पीसी लिख लो 12 लाख। और नंबर ऑफ शेयर पूछता कि बदले में हम कितना शेयर देंगे अपना, तो बताओ 12 लाख हमें पेमेंट करनी है और एक शेयर का हमारा वैल्यू है 120। 10,000 शेयर देंगे, करेक्ट, 120 ही था ना, हाँ 10,000 शेयर देंगे। चलो अब सिंपल आप लिख सकते हैं, और डिबेंचर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, जितने का प्रीफरेंस शेयर होल्डर है उतने के ही डिबेंचर। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख का पेमेंट होगा, तो 12 लाख पीसी कैसे निकलेगा, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, 12 लाख पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख, टोटल में 17 लाख। ठीक है, ये रहा, समझ में आया क्या हमने इसको आराम से ऐसे भी लिखा है, देखो ये फॉर्मूला बना कैसे नंबर ऑफ शेयर निकालने का, 15,000 इंटू 80 आपने किया और डिवाइड बाई 120 किया। ये क्या है, वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी का शेयर प्राइस, ये परचेसिंग कंपनी का शेयर प्राइस नीचे में, और इंटू कर दिया वेंडर कंपनी का शेयर प्राइस, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आ गया। यही मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, वेंडर कंपनी का वैल्यू ले लो, परचेसिंग का डिवाइड कर दो और इंटू कर दोगे वेंडर कंपनी का शेयर प्राइस, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, और इसको कर दोगे इसी प्राइस से इंटू तो ये आ जाएगा आपका पीसी। ठीक है, चलो अगला है अपना नेट एसेट मेथड। चलो जरा फटाफट से आप, नेट एसेट कहता है कि अगर ये ना दिया हो कि उस कंपनी के मालिकों को हम कितना पैसा दे रहे हैं, तो बड़ा सिंपल है निकालना, जो भी एसेट ले आ रहे हो उसका फेयर वैल्यू ले लो, आज के डेट में क्या वैल्यू है, जो भी लायबिलिटी आप ले आ रहे हो उसकी पेएबल वैल्यू ले लो, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यही होगा, उतना ही तो हम पेमेंट करेंगे जितने वैल्यू का नेट में हम एसेट लेके आ रहे हैं। ठीक, तो इस केस में पीसी कितना होता है, नेट एसेट वैल्यू के बराबर होता है। इधर पीसी अलग हो सकता है, नेट एसेट अलग हो सकता है, पर इस केस में पीसी नेट एसेट के ही बराबर होता है। तो अगर पीसी नेट एसेट के बराबर होगा तो ऑब्वियसली कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज नहीं होगा ड्यू टू ऑब्जप्शन। यहाँ पे गुडविल कैपिटल रिजर्व का केस आ रहा था, इस केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं होगा अराइज ठीक, कुछ ना बोले तो कौन कौन सा एसेट लेके आ रहे हैं, अगर बोला कि ये एसेट लेके आ रहे हैं तो सिर्फ वही एसेट आपको लेना है पीसी में, कुछ भी ना बोले तो सारे एसेट लेके आ रहे हैं, ये आपको एज्यूम करना है। फेयर वैल्यू एसेट का ना दिया हो तो बुक वैल्यू ले लेना है आपको, वैसे ही लायबिलिटी का भी फेयर वैल्यू ना दिया हो तो बुक वैल्यू आपको ले लेना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैश एंड बैंक, जो वेंडर कंपनी है उसकी कैश एंड बैंक लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन इस पे साइलेंट है, तो आप क्या करेंगे, तो लिखा है कि आप कैश एंड बैंक को भी ले आएंगे एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। मान लीजिए 1 लाख का कैश एंड बैंक था वेंडर कंपनी के बुक में, लेकिन उसको लिक्विडेट करने के लिए, अपनी एसेट लायबिलिटी को सेटल करने के लिए लिक्विडेशन एक्सपेंस 20,000 लगेगा, तो पूरा अगर मैं 1 लाख लेके आ जाऊंगा तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कैसे करेगा, तो 20,000 छोड़ने के बाद 80,000 जो है वो मैं लेके आऊंगा, तो पीसी में कितना लेंगे 80,000 रुपया। अगला देखो, इंटेंजिबल अगर वेंडर कंपनी का दिया, वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में मान लो इंटेंजिबल है, ठीक, एंड इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू दिया है तब तो ठीक है, पर इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू नहीं दिया तो एज्यूम करेंगे नील, याद रखना है आपको, क्योंकि पीसी निकालते टाइम बच्चों से मिस्टेक हो सकता है, गुडविल दिया हो और गुडविल का नीचे फेयर वैल्यू ना दिया हो तो आपको गुडविल नहीं लेना है, वैल्यू क्या एज्यूम करना है, नील, क्योंकि बुक में जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू होता है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू दिया होना चाहिए, और सारे एसेट का फेयर वैल्यू ना दे तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे,
पर इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू ना दे तो नील। समझ रहे हो ऐसा क्यों बनाया गया? देखो एक वेंडर कंपनी है, ऐसे तो फेयर वैल्यू पता ना हो, बुक वैल्यू पे लेने लगे तो वो बुक में तो कुछ भी इंटेंजिबल दिखा देगा अपना। इंटेंजिबल उतने का है भी कि नहीं आज के डेट में? किसी का 1 करोड़ का गुडविल में नहीं खरीद के आ सकता है ऐसे ही, क्योंकि उसके बैलेंस शीट में 1 करोड़ का गुडविल पड़ा है। वो रियल में 1 करोड़ का गुडविल होना चाहिए। अगर आने आने वाले समय में मुझे 1 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देता, वैल्यू जनरेट करके नहीं देता, तो मेरे लिए कौन सा 1 करोड़ का गुडविल है वो? ठीक है, चलो अब इस केस में कई बार गुडविल वैल्यूएशन करवाएगा आपको, यानी कि ये जो फेयर वैल्यू लिखा है ना कि नहीं दिया हुआ है तो नील पे लेना है, कई बार फेयर वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा इंटेंजिबल का, स्पेशली टू द प्रिसाइज गुडविल का फेयर वैल्यू। आ जाओ यहाँ पे सिंपल टर्म्स में सिखा देता हूँ। ये आपको काम आएगा आगे भी। कहाँ पे काम आएगा? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में भी हो सकता है गुडविल वैल्यूएशन आपको करना पड़ता हो, तो गुडविल वैल्यूएशन करवाएगा। ठीक देखो गुडविल का फेयर वैल्यू निकालने के 2 मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसके बेसिस पे गुडविल वैल्यू कर लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? हमारे कोर्स में देखो ये वेटेड एवरेज पे आज तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं बनाया है। कहने को ये वेटेड एवरेज कंसेप्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तक इंस्टीट्यूट ने वेटेड एवरेज को नहीं निकाला है, हमेशा एवरेज को निकाला है, सिंपल एवरेज को। सिंपल एवरेज कैसे निकलता है? 5 साल का अगर प्रॉफिट दिया और मैं बोलूं सिंपल एवरेज निकालो, सारे प्रॉफिट को जोड़ दो, डिवाइड बाई 5 कर दो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक, जब भी प्रॉफिट में ट्रेंड होता है आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हम वेटेड एवरेज मेथड से निकालते हैं। पर हमारे इंस्टीट्यूट में चाहे ट्रेंड हो या ना हो, सिंपल एवरेज मेथड से इंस्टीट्यूट निकाला है। आपको भी वही अप्रोच फॉलो कर लेनी चाहिए। ठीक, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कितना एडिशनल प्रॉफिट जो आप जेनरेट कर रहे हैं और आपके कंपटीटर नहीं। ठीक है, मान लो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, करेक्ट, और ऑन एन एवरेज 8% लोग रिटर्न कमा पाते हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो कितना हो गया? 80,000। ये है ना नॉर्मल प्रॉफिट है, दुनिया इतना कमा रही होगी, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर दुनिया 8% नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। और मान लो आप 1 लाख कमा रहे हो, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, ये सुपर प्रॉफिट है। क्यों कमा रहे हो? ड्यू टू योर गुडविल। दुनिया अगर 80,000 कमा रही है और उतना ही पैसा लगा के आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं अपनी गुडविल की वजह से। ठीक, अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालना आपने सीख लिया, एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया। ध्यान रखना, जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इग्नोर करेंगे अब नॉर्मल, एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ईयर के प्रॉफिट में 1 करोड़ इंश्योरेंस क्लेम जुड़ा हुआ है। उस साल हमें इंश्योरेंस क्लेम मिली क्योंकि 5 साल पहले कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था फायर लग के, उसका क्लेम अभी मिला। तो उस क्लेम को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मानोगे, घटाओगे। क्यों? क्योंकि जो आगे आने वाली कमाई है वो तो नॉर्मली प्रॉफिट कमाओगे ना, कि हमेशा इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना। तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं। ठीक, वैसे ही एग्जांपल ले लो, मान लो 80,000 का लॉस हो गया ड्यू टू फायर, तो 80,000 का लॉस डेबिट हुआ होगा पीएल में, तो प्रॉफिट उतने से बढ़ाओगे। क्यों? एक बार लॉस हो गई, बार बार ये लॉस थोड़ी ना होगी, ये नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सेप्शनल लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक, तो उसको कंसीडर नहीं करोगे। अब देखो, एक होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब 5 साल 3 साल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इतने साल का आपको एवरेज प्रॉफिट को गुडविल मानना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक होता है कैपिटलाइजेशन। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल रिक्वायर्ड। इतना चाहिए आपको जितना आप कमा रहे हो उसके लिए कैपिटल, और माइनस कर दोगे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये आ जाएगा गुडविल। बताओ, मैं अगर बोलूं आपको 10 लाख चाहिए उतना पैसा कमाने के लिए जितना आप कमा रहे हैं, है ना। दुनिया अगर 10 लाख रुपया लगाएगी तभी उतना कमा पाएगी, पर आपने सिर्फ 7 लाख ही रुपया लगा के उतना पैसा कमाया है, तो बचा हुआ जो 3 लाख है ना, वो आपका हिडन गुडविल है। वैसे ही कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट बोले तो सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो,
तो ये आ जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, इसमें हमने कैपिटल इम्प्लॉयड घटाया था, इसमें नहीं घटाया, बताओ क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एडिशनल जो प्रॉफिट है ना गुडविल की वजह से, उसी को तो हमने लिया है, तो इसीलिए इसको डिवाइड करोगे एनआरआर से तो सीधा ही गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। एक होता है एन्यूटी मेथड, एवरेज प्रॉफिट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट का एन्यूटी मेथड होता है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी फैक्टर, ये आपके एग्जाम में हमेशा गिवन होगा, ठीक है। समझ में आएगा? चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर पीसी दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक नेट परचेज मेथड, एक नेट पेमेंट मेथड। इक्विटी को कितना दे रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं, जोड़ लीजिए, आ जाएगा, ठीक। डिबेंचर होल्डर के बारे में कुछ बोले, वो पीसी में नहीं लेते। दूसरा है नेट एसेट मेथड, ये कहता है कि जो भी एसेट ले आ रहे हैं उसका फेयर वैल्यू, जो भी लायबिलिटी ले आ रहे हैं उसकी पेएबल वैल्यू घटा दो, नेट एसेट यही है पीसी। नेट एसेट का फेयर वैल्यू, अगर कोई भी एसेट का फेयर वैल्यू ना दिया हो तो हम बुक वैल्यू ले सकते हैं, एक्सेप्ट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू दिया होना चाहिए, नहीं दिया नील मानेंगे। कई बार वैल्यूएशन करवाता है, बोलता है आप फेयर वैल्यू निकालो, तो फेयर वैल्यू निकालने के बाद इंटेंजिबल को लेंगे। फिर हमने पढ़ा कैश एंड बैंक, मैंने बताया आपको कैश एंड बैंक के बारे में कुछ ना बोले तो हम कैश एंड बैंक को भी लेके आएंगे अपने बिजनेस में, लेकिन उतना कैश एंड बैंक का अमाउंट छोड़ देंगे जितना लिक्विडेशन एक्सपेंस एक वेंडर कंपनी को चाहिए, नहीं तो वो खर्चा करेगा कैसे, पूरा कैश में लेके आ जाऊंगा तो। चलो एक क्वेश्चन देखे क्या इस पे, बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं आपको, परेशान ना हो। समराइज बैलेंस शीट है ए लिमिटेड का, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, डिबेंचर ओवेंचर ये क्या है, लायबिलिटी हो गई, सन्ड्री एसेट दिया है, ठीक। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये पता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का आइटम है, शेयर होल्डर फंड में जाता है, आपको पता हो तो। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का आइटम है, शेयर होल्डर फंड में जाता है, तो इसको कोई लेना देना नहीं, ये एसेट मत समझ लेना आप, एसेट क्या है, ये है, ठीक। चलो, आर लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर ए लिमिटेड, ठीक है। कैलकुलेट पीसी अंडर नेट एसेट मेथड ऑन द फ्लोइंग बेसिस, मार्केट वैल्यू ऑफ 75% एसेट इज टू बी एस्टिमेटेड 12% मोर देन बुक वैल्यू। टोटल एसेट कितना है, 18 लाख का। कह रहा है 18 लाख का टोटल एसेट है, जिसका जो 75% है ना, और फिर 18 लाख का बैलेंस कितना हो गया, 25%। तो ये 75% एसेट का वैल्यू कितना है, 12% मोर देन बुक वैल्यू, एंड ये जो बच गए 25% उनके वैल्यू कितने, 8% लेस देन बुक वैल्यू, तो यानी कि 92%। ये तो टोटल एसेट आ जाएगा। उसके बाद हम लायबिलिटी घटाते हैं ना, चलो लायबिलिटी में क्या घटाओगे, डिबेंचर एक लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल, बैंक ओडी, और इनकी वैल्यू दिया नहीं है, तो ये तो घटाओगे घटाओगे। 2 लाख का डिबेंचर, 240 का ट्रेड पेएबल, 50,000 का ये। कह रहा है देयर इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 50,000। वेंडर कंपनी के बुक में एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, पता नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हो पाता, अब तो पता चल गया, तो लायबिलिटी तो है, तो हमें अपने बुक में लेके आनी है, तो हम लायबिलिटी को उसको भी घटाएंगे, तभी तो अपने बुक में लेके आएंगे, पीसी में तो इंक्लूड करनी पड़ेगी ना, अगर लेके आ रहे हैं तो घटानी पड़ेगी। चलो, और ये आ जाएगा आपका पीसी। ठीक है, 14,11,000। चलो, एक और क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा, जिसमें गुडविल भी हो, तभी तो आपको समझ में आएगा। आ जाओ, कह रहा है द फ्लोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है, कोई बात नहीं। बी लिमिटेड एग्रीड टू ऑब्जर्व ए लिमिटेड, ये बी क्या है, परचेजिंग कंपनी, ये क्या है, वेंडर कंपनी। ऑन द फ्लोइंग टर्म्स, चलो, बी लिमिटेड वुड टेक ओवर ऑल एसेट एक्सेप्ट बैंक बैलेंस,
बता दिया कि जो बी लिमिटेड है वो सारा एसेट लाएगा बैंक को छोड़ के। तो बैंक क्या लेंगे पीसी में? नहीं, बैंक को जब हम लेके ही नहीं आ रहे हैं तो पीसी में नहीं लेंगे। एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%, किस प्राइस पे एसेट को ले आना है, किस प्राइस पे हमने एसेट की वैल्यू रखी है? तो बुक वैल्यू में से ये है बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है 10% लेस करके, ठीक है। कह रहा है गुडविल। अब ऑल एसेट में देखो जरा कौन कौन सा एसेट हो गया, ये 4 तो हो ही गए। कितने पे ले आना है? 90% पे 10% लेस करके। बैंक लेके नहीं आना है। ये शेयर इश्यू एक्सपेंस ये शेयर होल्डर फंड में जाता है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में। गुडविल कुछ ना बोलता तो इसको नील मानते, नहीं लेके आते, लेकिन गुडविल के बारे में बोला है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बताओ हमने क्या पढ़ाया था? तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4 कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ यार, फटाफट से बोलो। नंबर ऑफ ईयर परचेज में पढ़ाया था सुपर प्रॉफिट इंटू एन। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा के कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। एज्यूम दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8% ऑन कंबाइंड शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, ठीक है, कोई बात नहीं। शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व को जोड़ दोगे तो कैपिटल इंप्लॉयड आएगा, इंटू 8% कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट का देखे क्या? एवरेज प्रॉफिट इज दिस, दे दिया, नहीं दिया होता मान लो 5 साल का प्रॉफिट देता तो पांचों को जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देता। गुडविल का अमाउंट बताओ। चलो गुडविल अगर आप निकालते हो तो सुपर प्रॉफिट पहले निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट ले लो, ये हो गया 1,24,004 से, और लेस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड, क्या बोला है कैपिटल इंप्लॉयड में लेने को? शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व, बताना। शेयर कैपिटल 8 लाख का है, जनरल रिजर्व 80,000 का है। 8,80,000 इंटू 8%, ये आ गया 70,400। अगर घटा दोगे तो ये आ गया 54,000। ये तो है सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कितना आएगा? तो सर गुडविल आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 दिया है, इंटू 4 कर दो, 2,16,000। देखो यूट्यूब में रिवीजन लेक्चर कराने का, स्पेशली 1 डे बिफोर जो एग्जामिनेशन का रिवीजन लेक्चर होता है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि हर एक चीज का लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऊपर से मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं तो मेरे लिए तो असंभव है कि हर एक चीज का लॉजिक एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमलगमेशन डिटेल्ड में मुझे पढ़ाना हो तो 18 से 20 घंटे के आसपास लगेंगे। तो कोशिश करना आप कि कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। जितना डिटेल में हो पा रहा है मैं क्वेश्चन करा के ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। चलो, बी लिमिटेड इज टू टेक ओवर ट्रेड पेबल एट बुक वैल्यू। लायबिलिटी में देखो 2 लायबिलिटी है ना। ट्रेड पेबल को बुक वैल्यू पे ले रहा है, ये क्या है? लोन फ्रॉम ए। अरे सर ये तो खुद ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कंपनी है, लोन लिया है किसी ए इंसान से। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लोन है, पर हम उसकी लोन को नहीं लेके आ रहे हैं, सारे एसेट ले आ रहे हैं, गुडविल भी ले आ रहे हैं, बैंक को नहीं ले आ रहे हैं और लोन को भी नहीं ले आ रहे हैं। चलो बताओ, पीसी निकालोगे तो क्या आएगा? बिल्डिंग लिखोगे, मशीनरी लिखोगे, इन्वेंट्री लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे, करेक्ट। अच्छा, ये जो है लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, और ये सारे जो है अभी इनकी ट्रीटमेंट हम बाद में देखने वाले हैं। कुछ परचेजिंग के बुक के भी बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि दोनों का बुक पूछा है यहाँ पे, एक का क्लोज भी करो वेंडर का, और परचेजिंग के बुक में क्या एंट्री होगी ये भी बताओ। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ अभी पीसी निकालने सीखना है। चलो, ये सारे को 90% पे लोगे, मैं सीधा ही जोड़ के 90% कर देता हूँ। 3,40,000 प्लस 6,40,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,60,000, ये आते हैं 14,60,000। इसका 90% करके लोगे तो कितना आएगा? 13,14,000। एक और एसेट है ना गुडविल, गुडविल ले लोगे 2,16,000, तब कितना आएगा? ये टोटल एसेट हो गए 15,30,000। लायबिलिटी घटाना होता है, क्या क्या लायबिलिटी लेके आ रहे हैं? तो सिर्फ ट्रेड पेबल लेके आ रहे हैं, ट्रेड पेबल। बताना जरा ट्रेड पेबल कितने का है?
3,20,000 का, ठीक है कोई बात नहीं, कट आउट 3,20,000। 12,10,000 का पीसी है, ये तो आ गया। पीसी देना कितना है, देना कैसे है देखना जरा कैसे बोल रहा है। परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट 6 लाख, 6 लाख कैश में देंगे, एंड रिमेनिंग फुली पेड इक्विटी शेयर देंगे जिसका इश्यू प्राइस होगा 125। अब देखो इसमें से अगर 6 लाख हम कैश में दे रहे हैं तो बचा हुआ 6,10,000 शेयर में देंगे, शेयर्स में, है ना, हम अपनी शेयर दे रहे हैं। और नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 6,10,000 डिवाइड बाई इश्यू प्राइस, ये कितना है 125, बताना जरा। 4880 शेयर्स आएंगे, ठीक है। चलो पीसी निकालना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टाइम हमारे पास है नहीं ज्यादा, फटाफट से बढ़ते। अब पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी। दो कंपनी है ना, एक होता है वेंडर, एक होता है परचेजिंग। ये वेंडर कंपनी क्या है, सेलर कंपनी है जो बिक रही है, सिंपल टर्म्स में समझो। परचेजिंग कंपनी क्या है, बाइंग कंपनी है जो खरीद रही है, करेक्ट। खरीद रही है तो सारे एसेट लायबिलिटी लेके जाएगी, नहीं ले जाएगी सारे तो जो सिलेक्टेड है वो लेके आएगी, सिंपल सा बात है, वो तो क्वेश्चन आपको बताएगा। बदले में क्या देगी, परचेज कंसिडरेशन। ये निकालने के दो मेथड, एक नेट एसेट मेथड और दूसरा हमने पढ़ा सर नेट पेमेंट मेथड। जो रियल डेफिनेशन है पीसी का वो नेट पेमेंट मेथड है जो AS14 कहता है, रियल में भी यही होता है। ये तो पेमेंट मेथड ना लगा पाओ तो नेट एसेट मेथड से निकालना है, ठीक है। चलो अब देख रहे हैं इसकी बुक को क्लोज कैसे करें। देखो जब भी हम किसी की बुक क्लोज करते हैं ना तो वहां पे बनाते हैं एक अकाउंट, बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंट है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमें ये बताता है कि सारे एसेट और सारे लायबिलिटी सेटल्ड करने के बाद हमें नाफा हुआ कि नुकसान हुआ, और जो भी नाफा नुकसान है वो इक्विटी शेयर होल्डर का है, एंड में तो मालिक वही है ना, इक्विटी शेयर होल्डर। तो रियलाइजेशन अकाउंट है एसेट एंड लायबिलिटी को रियलाइज करने का अकाउंट, सिंपल टर्म्स में याद रखो, ठीक। हम किसी का बुक बंद कर रहे हैं तो सारे ऑल एसेट एंड ऑल लायबिलिटी को राइट ऑफ करनी पड़ेगी, बुक से हटानी पड़ेगी, ठीक। एंड आप भेजोगे कहां पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। बताओ एसेट अगर आप बुक से हटा के रियलाइजेशन में भेज रहे हो तो क्या करोगे, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो क्रेडिट करोगे तो बुक से हट जाएगा सारे एसेट, तो क्या एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, जितने भी एसेट है सारे एसेट को, पर बुक वैल्यू पे, क्योंकि हम ये कैंसिल कर रहे हैं, एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो बुक ही वैल्यू पे राइट ऑफ करनी पड़ेगी ना जो वैल्यू है, ठीक। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, आगे ये टर्म्स मैंने लिखा है यहाँ पे भी लिख लो, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। क्यों सर, कैश एंड बैंक को रियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है। सारे लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करोगे बुक वैल्यू पे। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, पीसी ड्यू। मान लो अब मैं वेंडर कंपनी अपने आप को एग्जांपल ले रहा हूँ मुझे अपनी बुक क्लोज करनी है, सारे एसेट को रियलाइजेशन में भेजा, राइट ऑफ किया, सारे लायबिलिटी को कैंसिल करके रियलाइजेशन में भेजा। अब पीसी ड्यू, जिससे पैसे लेने हैं, जिसको ये एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगी उसका अकाउंट से पीसी ड्यू करनी पड़ेगी, कितना लेना है। फिर कुछ एसेट हो सकता है वो लेके नहीं गया तो मैं बेचूंगा अपना एसेट, एसेट सेल की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर लायबिलिटी पेमेंट, हो सकता है कुछ लायबिलिटी लेके नहीं गया, हमारे केस में ही अभी हम देख रहे थे ट्रेड पेबल लेके जा रहा था, लोन फ्रॉम ए नहीं लेके जा रहा था, ठीक। तो जो लायबिलिटी नहीं ले गया वो तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना। लिक्विडेशन एक्सपेंस, हो सकता है कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गई, ये एसेट लायबिलिटी के सेटल करने में कुछ खर्चे हो गए वो भी पे करने पड़ेंगे। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करोगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का देखेंगे कितना पेमेंट करनी है तो उसके लिए उसका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल भी तो करनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करोगे उसमें सारे रिजर्व भी कैंसिल करोगे। क्यों, रिजर्व किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इक्विटी शेयर भी कैंसिल करके इक्विटी शेयर होल्डर में भेजोगे अमाउंट, रिजर्व भी कैंसिल करके इक्विटी शेयर होल्डर में भेजोगे। फिर पीसी आएगा, सब चीज हो गया, अब पैसे आएंगे भी तो पीसी आएगा। सबसे पहले मैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दूंगा, है ना। उसमें कुछ नफा नुकसान भी हो सकता है, मान लो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का 1 लाख था पर
पीसी में उसको 1,10,000 पैसे मिले तो 10,000 क्या है, एक्स्ट्रा पैसे मिले, लॉस है, रियलाइजेशन में भेजोगे। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बैलेंसिंग होगा अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट, अभी लेजर देखने वाले कंफ्यूज मत हो, लेजर नीचे बना हुआ है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में भेजोगे। फिर रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करोगे और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेजोगे, है ना। एंड इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में जो भी उनका बनता है उसके बदले में जो जो मिला है परचेज कंसिडरेशन दे दोगे, पूरी बुक क्लोज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये जर्नल एंट्री है। मेरे हिसाब से जर्नल एंट्री कभी भी नहीं पूछेगा वेंडर कंपनी के बुक में, आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा लेजर। देखो 11 स्टेप में मैंने जैसे आपको कंसेप्ट समझाया ना कि सबसे पहले एसेट को कैंसिल करेंगे बुक वैल्यू पे, लायबिलिटी कैंसिल करेंगे, पीसी ड्यू करेंगे, ठीक। उसके बाद बताओ एसेट बेचेंगे, जो नहीं लेके गया लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, जो नहीं लेके गया लिक्विडेशन एक्सपेंस पे ऑफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सारे रिजर्व कैंसिल करेंगे। इक्विटी और उसका सारा रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा। 8वें स्टेप में पीसी लेके आएंगे, भैया पैसे दो जो आप लेके जा रहे हो मेरे एसेट लायबिलिटी उसके बदले, ठीक। 9वें स्टेप में उस पीसी का पैसा जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के हिस्से का उसको दे देंगे, कुछ नफा नुकसान होगा रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। 10वें में रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, कुछ नफा नुकसान होगा कहाँ भेजेंगे बताओ फटाफट से, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। और 11वें स्टेप में इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक। चलो देखो फटाफट से, ये रहा अपना रियलाइजेशन अकाउंट। पहले एंट्री में मैंने क्या बताया था, सारे एसेट को राइट ऑफ करके रियलाइजेशन में भेजोगे, ये रहा। दूसरे में लायबिलिटी, थर्ड में पीसी ड्यू करोगे, क्या एंट्री पास होगी बताना जरा। किसी से मुझे पैसे लेने हैं तो उसको तो डेबिट करूंगा, तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यही है एंट्री का यहाँ पे। थर्ड नंबर में जर्नल एंट्री भी आप देख लो, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और सेम एंट्री मैंने यहाँ पे पोस्ट कर रखे हैं। चौथे में क्या मैंने बताया, कुछ एसेट अगर बिके नहीं तो हम बेचेंगे उसको। अब एसेट अगर बिकते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू रियलाइजेशन, क्यों, देखो एसेट को फर्स्ट एंट्री में हमने अपने बुक से राइट ऑफ कर दिया, बुक से हटा दिया है सारे एसेट को, तो एसेट तो बुक में है नहीं, तो टू एसेट होगा नहीं, क्योंकि पहले एंट्री में एसेट सब हट गए बुक से, है कि नहीं। तो टू रियलाइजेशन एसेट सोल्ड हुआ तो इधर एंट्री करोगे। सिमिलरली लायबिलिटी पे हुआ तो टू बैंक, वैसे ही एक्सपेंस कोई पे हुआ टू बैंक, ठीक। एक और चीज मैंने ऊपर समझाया था आपको कि कैश एंड बैंक को, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक को यहाँ पे आप नहीं लेके आओगे, लेकिन अगर आप कैश एंड बैंक को भेज रहे हो, जैसे हमने पढ़ा है ना कि वेंडर कंपनी कैश एंड बैंक परचेजिंग कंपनी को भेजेगा, क्या कुछ भी नहीं बोला तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जितना पैसा रख के बचे हुए सारे पैसे क्या करेगा, परचेसिंग कंपनी को भेजेगा। अगर परचेसिंग कंपनी को कैश एंड बैंक ट्रांसफर हो रहा है तो लिखोगे टू बैंक, क्योंकि पैसे जा रहे हैं ना, ठीक। उसके बाद कौन सी एंट्री है, 7 नंबर एंट्री, प्रेफरेंस को कैंसिल करो, इक्विटी और रिजर्व को कैंसिल करो। देखो प्रेफरेंस को कैंसिल करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में आएगा, इक्विटी को कैंसिल करोगे तो इक्विटी यहाँ रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में आएगा। 8वें स्टेप में मैंने बोला था पीसी को रिसीव करो पैसे आएंगे, तो ये देखो परचेसिंग कंपनी ये रहा। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, ड्यू किया था, तो ये रहा ड्यू की एंट्री, पीसी ड्यू की एंट्री। और 8वें स्टेप में हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो जो जो देगा एक परचेसिंग कंपनी, मान लो मैं वेंडर हूं, मुझे जो जो दिया, अपने कंपनी का शेयर दिया, डिबेंचर दिया, कैश एंड बैंक दिया, सारे एंट्री लिखूंगा यहाँ पे, तो इसकी तो यहीं पे क्लोज हो जाएगी अकाउंट, इतना लेने थे और इतना दे दिया। 9वें स्टेप में हमने क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये क्लेम बनता है और इतना पेमेंट कर दिया आपने, डेबिट करोगे जब पेमेंट करोगे तो, ठीक। और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कहाँ भेजोगे, रियलाइजेशन में। 10वें स्टेप में मैंने क्या बोला था, रियलाइजेशन को बंद करो, क्लोज करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट या क्रेडिट कहाँ पे भेजोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, क्योंकि फाइनल नाफा नुकसान तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही है, ठीक। अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है तो आपके लिए लॉस है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक। और यहाँ पे अगर आता है तो प्रॉफिट है। आ जाओ जरा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में आओ, इक्विटी शेयर होल्डर का इतना तो था ही, रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया तो जुड़ जाएगा, लॉस आया तो डेबिट करोगे, ठीक। और साथ ही में लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है 11वें स्टेप में, पीसी का जो इनका हिस्सा है तो पीसी पेमेंट कर दो, हो गई बुक क्लोज।
एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या चीज, कैश एंड बैंक, कि कैश एंड बैंक को फर्स्ट एंट्री में नहीं लेके आनी है। फर्स्ट एंट्री में सारे एसेट को बुक वैल्यू पे राइट ऑफ करना है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। लेकिन कैश एंड बैंक को अगर हम भेज रहे हैं, कभी भी कैश एंड बैंक को हम भेज रहे हैं, तो वहां पे टू बैंक करके ट्रांसफर जितना किया है वो जरूर डालोगे आप, भूलना नहीं है। लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए तो बच्चे कर देते हैं, एक्सपेंस के लिए भी टू बैंक करके कर देते हैं, लेकिन कैश एंड बैंक जो भेजा है ना, इसकी एंट्री भूल जाते हैं। जहां पे भूला वहीं पे गड़बड़ी हो गई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखें। आपको कितना लेजर बनाना है सिंपली, तो एक तो सर रियलाइजेशन का लेजर बनाना है, दूसरा परचेसिंग कंपनी का लेजर बना देना, थर्ड कैश एंड बैंक का लेजर बनाना, क्लोज भी तो करनी पड़ेगी, चौथा प्रीफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट बनाना, और पांचवा इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाना। बस मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, परचेसिंग कंपनी का बुक बार बार पूछता है, लेकिन वेंडर कंपनी का बुक नहीं पूछता, पर इंपॉर्टेंट है। हम अभी वेंडर कंपनी के बुक क्लोज करने का लेजर पढ़ रहे हैं, ये 5 लेजर आपको बनाना है। ठीक है, 11 स्टेप में ये 5 लेजर कंप्लीट हो जाएंगे। जर्नल कभी पूछा नहीं है, ना कभी पूछेगा, लेकिन लेजर हमेशा पूछता है। कई अटेम्प्ट से सिर्फ वेंडर का बुक ना पूछ के परचेसिंग की बुक में पूछ रहा है, लेकिन वेंडर की बुक इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, इसी क्वेश्चन की वेंडर की बुक में देख लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ जरा, नंबर 1 एंट्री में, ये मैं इरेज कर दूं यहाँ पे, ये गुडविल वैल्यूएशन भी हटा देते हैं। पीसी कितना निकला था, 12,10,000। आ जाओ जरा, हाँ, पीसी कितना निकला था, 12,10,000। सारे एसेट जा रहे थे 90% वैल्यू पे, हमने फेयर वैल्यू लिया था, गुडविल हमने निकाला था। ठीक है, क्लियरली क्वेश्चन बोला था कैश एंड बैंक नहीं जा रहा है, तो नहीं लिया था हमने, कोई बात नहीं। ठीक, एंड लायबिलिटी में ट्रेड पेबल जा रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लायबिलिटी गई नहीं तो हम पेमेंट कर देंगे, नहीं गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, चलो जरा रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, सारे एसेट को नंबर 1 पहली एंट्री में मैंने क्या बताया था, सारे एसेट को आप बुक वैल्यू पे कैंसिल करोगे। जरा देखो सारे एसेट कैंसिल है क्या बुक वैल्यू पे, 1 2 3 4 एंड 5, ये रहा। क्या बैंक को लेके आओगे, तो सर अगर बैंक नंबर 1 एंट्री में तो नहीं ले आते, बाद में आपने बताया था कि बैंक अगर लेके जा रहा है तो उतने से आपको टू बैंक करनी है, लेकिन वो भी केस नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्यों नहीं लेके गए सर एसेट में नंबर 1 एंट्री में, शेयर इश्यू एक्सपेंस बताओ, ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा। क्यों, ये पीएल का डेबिट बैलेंस मिसलेनियस, अगर पॉजिटिव रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा है ना, कमाई इक्विटी शेयर होल्डर का है ना, तो लॉस भी इक्विटी शेयर होल्डर का है। ये जो राइट ऑफ करना रह गया है ना कोई खर्चा, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, ये एसेट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दूसरी एंट्री में बोला था सर आपने कि सारे लायबिलिटी को लेके आना है, ये लायबिलिटी तो है, एक ए लिमिटेड वाली लायबिलिटी नहीं लेके आए, इसने अलग से पेमेंट कर दिया है, पहले तो ये कैंसिल करो ये सारा, इतने लेजर आपको नहीं बनाने। ठीक है, एक रियलाइजेशन बनाना है, बैंक बनाना है, परचेसिंग कंपनी का अकाउंट बनाना है, ये भी नहीं बनाना है, और इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें तो प्रेफरेंस भी नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, सिंपल सा बात देखो, लोन को बैंक से पेमेंट कर दिया। अब ऐसे करो तो, या फिर सबसे बेहतर क्या होगा, हमने जैसा सीखा है, बाई लोन फ्रॉम ए, उसको भी डाल दिया 1,60,000। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक आंसर इतना ही आएगा। थर्ड स्टेप में पीसी ड्यू, ये रहा पीसी। चौथे स्टेप में बताओ, एसेट कोई नहीं ले गया उसको बेचेंगे, सर सारा एसेट ले गया, बेचने का केस ही नहीं है, नहीं तो इधर एंट्री डालते। लायबिलिटी कोई नहीं लेके गया उसको पे करेंगे, बताओ जरा, लायबिलिटी कोई नहीं लेके गया, लोन जो हमने ए से लिया था वो लायबिलिटी नहीं लेके जा रहा था, बी लिमिटेड, याद करो लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल लेके गया है, पे करोगे, यहाँ पे डालोगे टू बैंक 1,60,000। ठीक है, उसके बाद बताओ अगला स्टेप, लिक्विडेशन एक्सपेंस कुछ है वो भी पे करेंगे, बताओ क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस है क्या, हाँ जी सर यहाँ पे दिया है लिक्विडेशन एक्सपेंस 16,000 का,
टू बैंक करके पे करोगे 16,000। अगला स्टेप बताओ। अगले स्टेप में हम इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को और सारे रिजर्व को कैंसिल करते हैं। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कुछ है नहीं, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाएंगे तो ये आ जाएगा। जनरल रिजर्व है उसको भी कैंसिल करके ले आओगे। अगला स्टेप बताओ, इसके अगले स्टेप में 8वें स्टेप में सर पीसी रिसीव होती है। पीसी जब रिसीव होगी तो परचेजिंग कंपनी में आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। इधर हमने ड्यू किया था एंट्री नंबर 3 में, 8वें नंबर एंट्री में रिसीव हुई। याद करो कैश में आ रहा था और कुछ शेयर में आ रहा था। 9वें स्टेप में प्रीफरेंस को हम पेमेंट करके सेटल करते हैं, प्रीफरेंस है नहीं अपने केस में। 10वें स्टेप में रियलाइजेशन को बंद करते हैं। चलो रियलाइजेशन को बंद करो। रियलाइजेशन को जब भी बंद करोगे इस केस में आपको इतना लॉस आएगा 76,000, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में आपको भेजना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ये रहा रियलाइजेशन का 10 लॉस। ये शेयर रिसीव एक्सपेंस कौन सा है, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पड़ा हुआ था ना, मैंने बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाता है, ठीक है, वो वाला है। और 11वें स्टेप में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे पीसी। ये रहा पीसी जो हमें आया है 6,10,000 और प्लस 1 सेकेंड 6,10,000 शेयर में प्लस बैंक का जो बैलेंस बचा ये। और जरा बैंक अकाउंट देखना, बैंक में हमारे पास 1,36,000 ऑलरेडी पैसे थे। ध्यान से देखो इधर बैलेंस शीट में 1,36,000। हाँ, बी लिमिटेड से 6 लाख कैश आया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने 16,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस किया। लोन फ्रॉम ए लिमिटेड जो हमने लोन लिया था उसको पेमेंट करी, कितना, 1,60,000। डिबेंचर होल्डर भी है कहीं पे, डिबेंचर होल्डर भी है क्या? ओ माय गॉड, ये कैसे मिस कर दिए। ये रहा डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर भी है 4 लाख का। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो बाई डिबेंचर होल्डर भी। एक तो 10% डिबेंचर करके लिखो 4 लाख, और सेम 4 लाख की एंट्री डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक करके 4 लाख। अभी भी लॉस उतना ही आएगा। और जब मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने वैसे ही आपको सिखाया है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो इंस्टीट्यूट जैसा मन जहां पे मन वैसे एंट्री कर देता है, आंसर सेम आता है, पर एंट्री को घुमाया जा सकता है, कोई स्टेप स्किप किया जा सकता है, वैसे आपको नहीं करना, हमेशा स्टेप वाइज करना है, ठीक। तो डिबेंचर का नाम ना लिख के क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे भी लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन के थ्रू हमने लिखा है ना, ठीक। और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को भेज दोगे और ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस नहीं हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, बैलेंस नहीं हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, तो इसका मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गया है। एक और फ्रेश क्वेश्चन कर लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। चलो जरा द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनी, एक हरी लिमिटेड है और दूसरा वायु लिमिटेड है, दिया हुआ है, कोई बात नहीं। गुडविल दिया है, बिल्डिंग मशीनरी और सारे एसेट। लायबिलिटी में देखो प्रीफरेंस भी दिया है, इक्विटी भी दिया है, कोई बात नहीं। जनरल रिजर्व, रिजर्व का हिस्सा है। ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। ग्रेचुटी फंड बताओ, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, ये भी लायबिलिटी है, कोई रिजर्व मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। ग्रेचुटी पे जो हम पैसे देते हैं ना, उसके लिए जो फंड है, ठीक। इधर आओ, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं इसी में। जब भी कोई अप्रोप्रिएशन हो और उसके साथ कोई लायबिलिटी भी हो, जैसे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और बैलेंस शीट के बाहर कोई लायबिलिटी दी है कि वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग लायबिलिटी है 5,000, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, एक तो रिजर्व को कैंसिल करोगे, 5,000 से लायबिलिटी राइज करोगे, और बचा हुआ एक्स्ट्रा जो बच गया 8,000 का हमने बनाया था, सिर्फ 5,000 हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो 3,000 कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में, ठीक है। तो ये तो इक्विटी शेयर होल्डर का जब अकाउंट बनाते हैं ना हम लास्ट स्टेप में इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में, तो वहां जैसे सारा रिजर्व लिखते हो क्रेडिट साइड में, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखोगे। ये लायबिलिटी जो अराइज हो गया, हमने बुक में 2 लायबिलिटी कर दी, तो लायबिलिटी तो रिकॉर्ड हो गया बुक में। तो एंट्री नंबर 2 में बताओ, दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, सारे लायबिलिटी को कैंसिल करो, रियलाइजेशन में भेजो, तो इसको भी भेजोगे रियलाइजेशन में ठीक है। ये क्या है, अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट में लायबिलिटी। और कोई लायबिलिटी है जैसे कि रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, वो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है हमारे लिए, कोई रिजर्व नहीं है अपना, ये क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो उसको आराम से आप क्या करोगे,
एक तो स्टेप नंबर 2 में कैंसिल करोगे और दूसरा इस कंपनी से चला जाएगा दूसरे कंपनी में एज ए लायबिलिटी पीसी में भी कंसीडर करोगे। सिमिलरली कई बार प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता है बैलेंस शीट के अंदर और टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर दिया होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है, एंट्री नंबर 2 में आपको राइट ऑफ तो करनी ही करनी है, साथ ही में प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपने एंट्री नंबर 2 में उसको कैंसिल कर दिया तो टैक्स लायबिलिटी जो पेमेंट करनी है वो तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो वो आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या पढ़ाया था आपको बताऊं कि कोई भी लायबिलिटी पे करना है टू बैंक करके रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखाओगे, तो स्टेप नंबर 5 में इसको दिखाओगे। ठीक है, चलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड at 10% premium by issuing of 9% प्रीफरेंस शेयर होल्डर ऑफ हरी लिमिटेड। कह रहा है प्रीफरेंस शेयर होल्डर है ना वायु का 1,00,000 का, उसको 10% प्रीमियम में हम पेमेंट करेंगे, यानी कि 1,10,000 का पेमेंट करेंगे और अपना 9% वाला प्रीफरेंस देंगे, कोई बात नहीं। गुडविल दिया है वायु लिमिटेड का, ठीक है, दिया है तो ये फेयर वैल्यू हो गया, फेयर वैल्यू दिया है तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, मशीन का वैल्यू दिया है, इन्वेंट्री को 10% लेस पे लेना है तो ये इन्वेंट्री के लिए फेयर वैल्यू हो जाएगा। डेटर में से प्रोविजन घटा देना है 7.5%, कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इश्यूड इक्विटी शेयर एट प्रीमियम 5%। अब 10 रुपए के शेयर में 5% प्रीमियम जोड़ दोगे तो पता है 10.5 आएगा। ठीक है, कितना शेयर देना है बताया ही नहीं, सिर्फ किस प्राइस पे देना है बताया। नेट पेमेंट मेथड लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। नेट पेमेंट मेथड के लिए प्रीफरेंस को कितना देना है ये तो बताया, इक्विटी को कितना देना है ये नहीं बताया, सिर्फ शेयर प्राइस बताया, किस प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं। तो नेट एसेट मेथड से आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आप पीसी निकालते हैं नेट एसेट मेथड से, तो हमने पीसी में क्या पढ़ा था, सारे जो भी एसेट हम लेके आ रहे हैं उसके फेयर वैल्यू हमारे केस में देखो गुडविल है, बिल्डिंग है, मशीन है, इन्वेंट्री है, ये भी है, सब दिया हुआ है। कुछ बोला नहीं कि हम उसका कैश एंड बैंक लेके आएंगे कि नहीं। क्या पढ़ाया मैंने बताओ फटाफट से। अगर कुछ भी नहीं बोला तो लिक्विडेशन एक्सपेंस जितना पैसा छोड़ के बचा हुआ लेके आएंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस भी नहीं बोला तो पूरा का पूरा 20,000 लेके आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पीसी निकालो। अगर हम पीसी यहीं पे निकाल दे तो गुडविल का वैल्यू कितना दिया है 50,000, बिल्डिंग का वैल्यू 1,50,000, मशीन का वैल्यू 1,60,000, इन्वेंट्री का वैल्यू 10% लेस दिया है तो 1,75,000 का इन्वेंट्री है, 10% लेस कर दोगे 157,500 है। अगला बताओ, ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 का तो है लेकिन प्रोविजन बना देना है, तो प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी अलग सेपरेट रिकॉर्ड कर लो तो बढ़िया दिखेगा। 7,500 लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, कुछ बच्चे नेट ऑफ करके सीधा ही लिख देते हैं डेटर को, वैसे भी करोगे तो चलेगा, पर ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या है, अलग से प्रोविजन की एंट्री पास करो। ठीक है, एंड कैश एंड बैंक ये भी लेके आओ 20,000। तो सारे एसेट ये रहे और लायबिलिटी में बताओ, एक ट्रेड पेएबल है 80,000 का और ग्रेचुटी फंड मैंने क्या बताया था कि ये भी लायबिलिटी है मुन्ना, इसको भी लेके आओ। तो लायबिलिटी 1,00,000 है। इंडिविजुअल एंट्री में नहीं लिख रहा हूं, फटाफट से करते हैं। ठीक है, इससे स्लो पढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं तो इतनी बड़ी लेक्चर हो जाएगी। ये आया 5,30,000 पीसी। देखो जरा फटाफट फटाफट से देखो, 5,30,000 परचेज कंसिडरेशन इन्होंने भी निकाला है। ठीक है, इसमें बताओ प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1,10,000। तो इक्विटी को कितना दे रहे होंगे, बैलेंस इक्विटी को दे रहे होंगे कितना, 4,20,000। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा बताना फटाफट से। सर जी 4,20,000 हमें पीसी देना है और इसी प्राइस दिया है एक 10.5 का, तो नंबर ऑफ शेयर इसी प्राइस से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया 40,000 शेयर्स। ठीक है, 4,00,000 फेस वैल्यू में जाएगी एंड 20,000 इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हमने निकाल लिया पीसी। अब जरा एंट्री पास करें क्या, सारे एसेट को कैंसिल करना है, इन एक ही एंट्री पास कर दिया। आप इंडिविजुअल एसेट लिखना तभी इंस्टीट्यूट अच्छे से मार्क्स देगा। ठीक है, जैसे 2 गुडविल,
टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू ये कैश एंड बैंक को हम भेज रहे हैं ना, तो कैश एंड बैंक भी लिखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था। तो टोटल में कितना आ जाएगा, 5,30,000 सारा एसेट। वैसे ही लायबिलिटी में 2 लायबिलिटी है, इनने सेकंड नंबर एंट्री पास करी। कोई एसेट लेके नहीं गए, उसको बेचना, पीसी ड्यू करना है, थर्ड नंबर एंट्री पास करी। चौथे में एसेट नहीं ले गए, बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है, वैसा केस नहीं है। पांचवें में लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, वो भी केस नहीं है। छठे में लिक्विडेशन एक्सपेंस, वो भी नहीं दिया है। सातवें में प्रीफरेंस एंड इक्विटी को कैंसिल करो, देखो इक्विटी कैंसिल किया, यहाँ पे भेजा इक्विटी का और उसका रिजर्व, प्रीफरेंस कैंसिल किया, ये भेजा। आठवें नंबर एंट्री में पीसी रिसीव करो, चलो परचेसिंग कंपनी का अकाउंट कहाँ पे बना है, ये ला, ये थर्ड नंबर एंट्री का नतीजा है ड्यू, और ये 8 नंबर एंट्री है रिसीव का, ठीक है। 9वें में प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, बताओ 1 लाख था, हमने 1,10,000 का प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पीसी में से हिस्सा मिल रहा है, 10,000 जो भी प्रॉफिट हुआ वो रियलाइजेशन अकाउंट में भेजोगे। इक्विटी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट हुआ है, पर हमें क्या है, हमें लॉस हुआ है, ये कौन बियर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक। 10वें एंट्री में आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करोगे, बंद करो, चलो जो भी ये हुआ प्रॉफिट लॉस वो कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में भेज दो, इक्विटी शेयर होल्डर में। 11वें में इक्विटी शेयर होल्डर को जो पीसी मिल रहा है वो दे दो, ये रहा पीसी 4,20,000, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्यों नहीं बनाया है इस केस में, कमेंट में लिखो फटाफट। क्योंकि सर 20,000 ही रुपए थे बैंक में और बैंक का पूरा हमने भेज दिया, ठीक है। तो जब बैंक हमने भेज दिया तो हम बैंक अकाउंट में कुछ बचा नहीं बनाने को, बैंक के पास हमारे पास बैलेंस ही नहीं था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा परचेसिंग कंपनी का बुक। वेंडर का देख लिया है, अपना बुक क्लोज करेगा, 5 लेजर बनाएगा, 11 स्टेप में एंट्री करनी है, 100% स्टेप याद कर लो, लेजर 5 लेजर बनाने हैं, कभी भी गलती नहीं होगी। 2 मेथड से पीसी निकाल लिया, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, ठीक है, सिंपल सा बात है। कई बार नेट पेमेंट मेथड में शेयर का एक्सचेंज रेशियो दिया था 4 शेयर फॉर एवरी 5, तो वेंडर का शेयर ले लो और उसका क्या वैल्यू लिया हमने एवरी 5 के लिए, तो डिवाइड बाई 5 इंटू 4 नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, इश्यू प्राइस से इंटू कर दो। कई बार वैल्यू दिया होता है कि इश्यू के लिए उसका शेयर का वैल्यू ये मानेंगे, अपने शेयर का वैल्यू ये मानेंगे, तो वेंडर का शेयर इंटू उसके वैल्यू, तो टोटल पीसी आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ परचेसिंग कंपनी शेयर, ठीक। अब परचेजिंग कंपनी के बुक में देखो, सबसे पहले एंट्री पास करेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी की। बिजनेस परचेज के लिए हमने इतने का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, एक्चुअल में आ रहा है हमारे लिए, और लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी इतना उनको पेमेंट भी करनी है, ठीक। ये किस अमाउंट से एंट्री होगी, पीसी में जो है ना, जितने का पीसी आया है वो अमाउंट यहाँ पे डालोगे। दूसरे में एसेट लायबिलिटी लेके आओ, जो भी एसेट आप खरीदे हो लेके आओ, जो भी लायबिलिटी खरीदे हो लेके आओ, और बिजनेस परचेज को कैंसिल कर दो। ऊपर जो बिजनेस परचेज अकाउंट खोला था, बच गया जो ना वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, अगर यहाँ पे आया तो आपके लिए प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व डेबिट साइड में आया, यानी कि आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया है नेट एसेट के तुलना में। ये कब आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जब नेट पेमेंट मेथड से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान रखना फटाफट से। थर्ड में लेके आ गए एसेट लायबिलिटी, पीसी को पे कर दो, लिक्विडेटर और वेंडर कंपनी टू, जो जो पीसी में आप पे कर रहे हैं, ठीक। चौथे में कोई लायबिलिटी लेके आए, अब उसको पेमेंट करनी है, मान लो क्रेडिटर को ले आए थे, पेमेंट करनी है। डिबेंचर होल्डर को लेके आए थे, डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करनी है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा मान लो डिबेंचर होल्डर को ले आए, अब अपना डिबेंचर दे रहा है तो वो कैंसिल कर दो और अपना डिबेंचर राइज कर दो, ठीक है। अगला स्टेप, लिक्विडेशन एक्सपेंस हमने पे किया, अभी तक क्या देख रहे थे कि लिक्विडेशन एक्सपेंस वो खुद से पे कर रहा था। मान लो उसका खर्चा, वेंडर का खर्चा मैं परचेसिंग कंपनी मैं पे कर दिया, तो एक तो बैंक मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, पैसे जा रहे हैं बैंक से, डेबिट क्या करूंगा, तो एंट्री नंबर 2 में जो भी है ना, अगर कैपिटल रिजर्व है, एंट्री नंबर 2 में प्रॉफिट हुआ है तो उसी प्रॉफिट से राइट ऑफ करो, कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो। या फिर ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, गुडविल आया था, तो कोई बात नहीं, गुडविल में थोड़ा और जुड़ जाएगा, जो भी पैसे हम खर्च कर रहे हैं गुडविल की वजह से ही तो कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। म्यूचुअल एब्लिगेशन, कई बार होता क्या है ना कि उसके बुक में जो क्रेडिटर था ना वही मेरे बुक में डेटर है, अब उसका कंपनी तो मैंने खरीद लिया, तो मेरे लिए डेटर और क्रेडिटर सेम इंसान हो गया। मान लो मैंने ही उसको गुड्स बेचे थे और 20,000 जो उसने क्रेडिटर दिखा रखा है वो मैंने 20,000 डेटर दिखा रखा है, अब कंपनी तो एक हो गई तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो क्या करोगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करोगे तो एसेट लायबिलिटी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा लायबिलिटी में से, और एसेट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। डेटर क्रेडिटर का केस है,
तो क्रेडिटर अकाउंट टू डेटर अकाउंट करोगे। पीपी बीआर का केस है तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। लोन का केस है, लोन गिवन एंड टेकन, तो कोई बात नहीं लोन जिसके बुक में क्रेडिट है यानी कि लायबिलिटी है वो डेबिट करोगे, और लोन जिसने दिया है उसके लिए एसेट है क्रेडिट करोगे। ठीक, अगर बीआर हमने दिया था और इंडोर्स कर लिया, कुछ बीआर डिस्काउंट हो गया, तो जितना अनडिस्काउंटेड पोर्शन है ना वही लायबिलिटी है, तो उतना ही आपको कैंसिल करना है। अगला है अनरियलाइज प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, हम लेके तो आ गए, पर होता क्या है, कई बार मान लो मैंने कोई स्टॉक बेचा था वेंडर कंपनी को, मैं बी लिमिटेड ए लिमिटेड छोड़ो, मैं परचेजिंग कंपनी, तुम वेंडर कंपनी, मैंने तुमको बेचा था स्टॉक, प्रॉफिट चार्ज करके बेचा था। अब जब तुम्हारी कंपनी खरीदा तो इन्वेंट्री भी खरीद के लेके आया। अब बताओ, जो इन्वेंट्री मैंने तुमको बेचा था वही इन्वेंट्री आ गई। 100 रुपए का चीज मैंने 120 में तुमको बेचा था, तो तुम्हारे बुक से तो 120 रुपए वैल्यू का आया, पर रियली में बताओ वो प्रॉफिट मैंने ही तो चार्ज किया था, और वो इन्वेंट्री बिका भी नहीं है, वो इन्वेंट्री वापस मेरे पास आ गई। तो अनरियलाइज प्रॉफिट मुझे हटानी चाहिए कि नहीं? हटानी चाहिए। कैसे हटेगी? एंट्री नंबर 2 में गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आया था उसी को डेबिट करोगे टू स्टॉक रिजर्व। ठीक, एंट्री नंबर 2 मतलब जब हम एसेट लायबिलिटी लेके आ रहे थे सेकेंड एंट्री में, तो जो भी केस आया था, कैपिटल रिजर्व आया था तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करोगे, गुडविल आया था तो गुडविल को डेबिट करोगे, गुडविल और बढ़ जाएगा। उल्टा केस है, वेंडर ने मुझे बेचा, तो लॉजिकली कोई भी एंट्री पास नहीं करनी चाहिए थी इस केस में, क्योंकि वेंडर के लिए सेलिंग प्राइस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, मेरे लिए तो वो कॉस्ट पे गुड्स खड़ा है, मेरे लिए तो वही कॉस्ट है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है, इंस्टीट्यूट इस केस में भी प्रॉफिट रिजर्व निकालता है, आपको भी निकालना है। सेम एंट्री पास करोगे, रिजर्व निकालने का, गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी स्टेप नंबर 2 में आया था उसको डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, चलो, तो एक तो रिजर्व से भी चला जाएगा और दूसरा स्टॉक से भी उतना घट जाएगा, एसेट साइड से भी उतना गया, लायबिलिटी साइड से भी गया, बैलेंस शीट एट एनी कॉस्ट टैली रहेगी। चलो, स्टैट्यूटरी रिजर्व थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व पे एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, ऐसा ही क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, अपनी बात बन जाएगी। इसी क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे थे जरा देखते हैं हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड। बताओ, हरी लिमिटेड सारा एसेट लेके आ रहा था, करेक्ट, एक्सेप्ट नहीं, ये इस क्वेश्चन में कैश एंड बैंक भी लेके आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, और लायबिलिटी में भी ये रिटायरमेंट फंड एंड ट्रेड पेबल लायबिलिटी है। चलो, एंट्री क्या पास करेगा? अब हरी लिमिटेड का बुक पढ़ रहे हैं, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, पीसी का अपना आया था 5,30,000, तो पीसी से जितना पीसी है, सारे एसेट जो जो ले आ रहे हैं, गुडविल, ये मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और प्रोविजन भी था 7.5%, जो भी पीसी में अमाउंट लिए थे ना, ये सब फेयर वैल्यू पे लेके आना है, जिस वैल्यू पे मैं लेके आया हूँ, जिस वैल्यू पे पीसी में डाला था उस वैल्यू पे, है ना। दो लायबिलिटी भी है टू बिजनेस परचेज, और कोई डिफरेंस आया तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व आया नहीं, बताओ क्यों नहीं आया? गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने बोला सिर्फ नेट पेमेंट मेथड में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है, नेट पेमेंट मेथड में। इसमें तो क्या है, जितना नेट एसेट है उतना ही पैसे दे रहा हूं, तो क्या गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा? तो इसीलिए कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आया। थर्ड केस में लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, और जो जो पीसी में हमने दिया है ना, इतने का प्रीफरेंस और इतने का इक्विटी, याद करो यहाँ पे, ये रहा 1,10,000 का प्रेफरेंस, ये इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर 40,000 रिसीव करने हैं, तो 4 लाख का तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, और 0.5 प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, तो 20,000 का क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये रहा। इसके बाद का स्टेप इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई और क्वेश्चन में करा देते हैं, इस क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन था। ठीक है चलो, अब बैलेंस शीट जब बनाओगे ना आप हरी लिमिटेड का आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बड़ी सिंपल सा है, बताना, जितने भी एसेट लेके आए हैं ना वो एसेट में जोड़ दो, पेयर बाय पेयर। जो मशीनरी है मशीनरी में जोड़ दो, गुडविल है अगर कुछ गुडविल यहाँ पे भी है उसमें जोड़ दो, ट्रेड रिसीवेबल में जोड़ दो, लायबिलिटी लाए हैं लायबिलिटी में जोड़ दो, है ना। ये जो नए हमने शेयर कैपिटल इश्यू किए, प्रीफरेंस एंड इक्विटी, ये शेयर कैपिटल में आप दिखाओ, ठीक, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अच्छा, इस केस में बोलो, यहाँ पे क्या पूछा है कि उसका लेजर बंद करना है वेंडर कंपनी का, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, यानी कि परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट भी बनानी है,
आफ्टर टेक ओवर। अब बैलेंस शीट बिना जर्नल के बनाना आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब तक बहुत प्रैक्टिस नहीं होगा बिना जर्नल के बैलेंस शीट बनाओगे, कोई आइटम मिस हो गई, मान लो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ रहा था, आपसे मिस हो गया, बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। ठीक है, स्पेशली नेट पेमेंट मेथड में तो बहुत चांसेज होते हैं कि बैलेंस शीट टैली ना करे बिना जर्नल एंट्री के। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट जर्नल एंट्री पास कर लेना, कोई नायरेशन करने की जरूरत नहीं। एंड जर्नल एंट्री पास करने के बाद ही बनाना। अगर आप जर्नल एंट्री पास करते तो नंबर 1 इस केस में पीसी कितना आया है बताओ, 12,10,000। क्या एंट्री पास करते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर और वेंडर कंपनी 12,10,000। दूसरे स्टेप में जितने भी एसेट लेके आ रहे हैं वो डेबिट टू लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी लेके आ रहे हैं, ट्रेड पेबल लेके आए हैं ना, टू क्रेडिट टू बिजनेस परचेज। और गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ होता तो आता, पर गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि नेट पेमेंट मेथड है। थर्ड स्टेप में आप पे कर देते लिक्विडेटर ऑफ, क्या नाम है, ए लिमिटेड टू कैश में इतना पेमेंट किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आएगा, 4,88,000 और टू शेयर प्रीमियम आएगा 1,22,000 का। ठीक है, उसके बाद कोई लायबिलिटी लायबिलिटी ले आके पे कर रहे, वो एंट्री पास करते, वो किस नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम उसकी लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री पे क्या पास करते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अगर कुछ है तो डेबिट टू, बताना जरा फटाफट से, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बताओ लिक्विडेशन एक्सपेंस टू बी लिमिटेड, अच्छा लिक्विडेशन एक्सपेंस तो है पर हम नहीं पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हम कुछ कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। उसके बाद बताओ कोई भी अगर कॉमन बैलेंस है, जैसे ट्रेड पेएबल ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड दिस मच ड्यू टू बी लिमिटेड, तो इसकी एंट्री पे क्या पास करोगे, ट्रेड पेएबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 40,000 40,000। और लास्ट एंट्री मैंने क्या बताया था, स्टॉक रिजर्व का, बताना स्टॉक रिजर्व का भी केस है। इधर लिखा है बी लिमिटेड सोल्ड प्रायर टू, मतलब साल खत्म होने से पहले इतने का गुड्स इतना प्रॉफिट में, मान लो 1,20,000 का गुड्स आप 1,60,000 पे बेचोगे तो कितना प्रॉफिट है, 40,000 प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक, अपने सेल प्राइस पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 25%। अगर निकालोगे आप प्रॉफिट तो 25% आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और उस गुड्स में से अभी भी 1 लाख के गुड्स हैं, तो सिर्फ 1 लाख के जो गुड्स है ना उसी में से स्टॉक रिजर्व निकालनी पड़ेगी। अगर मैं 25% सेल प्राइस पे प्रॉफिट चार्ज करता हूं तो 25,000 स्टॉक रिजर्व है, करेक्ट, 25,000 सर स्टॉक रिजर्व है। एंट्री क्या पास करोगे बताओ फटाफट से, एंट्री क्या पास करोगे सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 25,000 रुपए। ठीक है, चलो वैसे लॉजिकली बोला जाए तो 25,000 से एंट्री ना पास करके आपको पता है एंट्री कितने से पास करनी चाहिए, 25,000 स्टॉक रिजर्व तो है, लेकिन बताओ हमारा जो एसेट है ना, हमने एसेट को कुछ कम प्राइस पे लेके आए हैं, कितने कम प्राइस पे लेके आए, 10,000 लेस पे, 10,000 लेस पे। तो इन्वेंट्री कितने पे लेके आए होंगे, इन्वेंट्री भी तो है, इन्वेंट्री 10% लेस पे, 1 लाख का 10% लेस, 10,000 तो ऐसे ही हम कम पे लेके आए हैं इन्वेंट्री को। 25,000 इन्वेंट्री में से प्रॉफिट घटाना है, 10,000 ऑटोमेटिकली हम कम पे लेके आए हैं, तो यानी कि सिर्फ 15,000 हमें स्टॉक रिजर्व हटानी चाहिए। तो लॉजिकली देखोगे तो अगर अब कोई बच्चा 25,000 से भी करा है तो उतने छोटी छोटी माइनर स्टेप के लिए मे भी मार्क्स ना कटे, लेकिन लॉजिकली आपको 15,000 स्टॉक रिजर्व घटानी चाहिए, क्योंकि 10,000 तो कम पे इन्वेंट्री ऑलरेडी लेके आए हैं उस 1 लाख को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन में हो सकता है, देखते हैं इन्होंने क्या किया है। देखो अनरियलाइज प्रॉफिट इंस्टीट्यूट ने भी कितना निकाला है, 15,000, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब कई बार आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सालों के लिए मैंडेटरी रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक, ये वेंडर कंपनी है, इसके बुक में कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व थी जिसकी वजह से इसको टैक्स बेनिफिट मिला था। अगर मान लो टाइम ओवर हो गया, जितने साल रखना था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम ओवर हो गया तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में भेज देगा उस रिजर्व को। पर टाइम ओवर नहीं हुआ है, अभी भी रिजर्व मेंटेन रखना है, तो ये क्या करेगा, स्कीम जाके अप्रूव कराएगा इनकम टैक्स से। अगर स्कीम अप्रूव हो गई तो इनकम टैक्स बोलेगा कोई बात नहीं,
आपके बदले ये रिजर्व मेंटेन कर लेगा परचेसिंग कंपनी, ठीक है। वो बस बुक एंट्री है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं। पर स्कीम अप्रूव नहीं हुई तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा कि सुनो, एक काम करो, मैंने आपको टैक्स बेनिफिट क्यों दिया था, ये मैंडेटरी रिजर्व आपको मेंटेन करनी थी एज अ कंडीशन, आप तो मेंटेन कर नहीं रहे, हम स्कीम आपकी अप्रूव नहीं करते, आप टैक्स पे करिए जो आपको टैक्स बेनिफिट मिली थी, ठीक। देखो इस केस में कोई एंट्री पास नहीं करनी थी, लेकिन स्कीम अप्रूव्ड होता है ना, तो परचेसिंग कंपनी की बुक में एक एंट्री पास कर लोगे, उस रिजर्व को बस परचेसिंग कंपनी मेंटेन करता है। कैसे, एमलगमेशन अकाउंट डेबिट, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और जब साल खत्म हो जाएगा, मान लो 2 साल और मेंटेन करना है, तो उसके बाद रिवर्स एंट्री पास कर देगा। यानी कि बस कहने के लिए एक रिजर्व को लेके आया, एक एडजस्टमेंट एंट्री है बस, और बाद में एंट्री को रिवर्स कर दिया, ठीक। लेकिन वेंडर कंपनी अपने बुक में क्या पास करेगा, एक तो देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व को भेज लेगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में, ठीक। इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बना रहे थे, सारे रिजर्व भेज रहे थे, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी भेजेंगे। बताओ एंट्री नंबर 7 में कैंसिल कर रहे थे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। और दूसरा, अगर टैक्स पेएबल है, ये केस है टैक्स पेएबल वाला केस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे और सारे लायबिलिटी पे कर रहा था, टैक्स लायबिलिटी पे कर रहा था, वैसे ही पे करेगा रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन सॉरी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक करके लिखेगा, कोई बात नहीं। चलो, स्वैप रेशियो मैंने आपको बता दिया था। फ्रैक्शन में अगर शेयर इश्यू होते हैं तो थोड़ा सा समझ लो यहीं पे। मान लो 1 लाख का पीसी देना है मुझे और शेयर प्राइस हमने 13 रखा, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा जरा बताना। ये कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है। अब देखो फ्रैक्शन में तो शेयर इश्यू नहीं किया जा सकता, तो जब फ्रैक्शन में शेयर इश्यू नहीं हो सकता तो राउंड अप में आपको शेयर इश्यू करना है, और बचा हुआ फ्रैक्शन के बदले आपको कैश में पेमेंट कर देनी है। यानी कि पीछे का वैल्यू इग्नोर करो, 7692 इतना शेयर इश्यू कर लो 13 के रेट से, तो कितने का शेयर हो जाएगा, 99996, ठीक है, 90,000 ये। और जो 4 रुपये आया ना, ये कैश में पेमेंट हो जाएगी 4 रुपया, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन में अगर शेयर आते हैं तो राउंड अप आपको करना है लोअर साइड में, ठीक है, फ्रैक्शन को इग्नोर करिए, उतने का आप शेयर में दे दीजिए और बचा हुआ आप कैश में कर दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन शेयर इश्यू नहीं होते। स्वैप रेशियो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ शेयर में भी दे सकता है या फिर वैल्यू में भी दे सकता है, वैल्यू पे क्वेश्चन भी कराई थी। अब थोड़ा देखते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस में। अभी जैसा करा है ना सेम, देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, पीसी को इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर प्राइस आ जाएगा। इश्यू प्राइस मार्केट प्राइस भी हो सकता है, फेस वैल्यू भी हो सकती है, फेस वैल्यू पे भी हम अपनी शेयर इश्यू कर सकते हैं वेंडर कंपनी को, मार्केट प्राइस यानी कि प्रॉफिट जोड़ के कुछ प्रीमियम पे भी, या फिर इंट्रेंसिक वैल्यू पे भी। अब इंट्रेंसिक वैल्यू दिया नहीं होता, हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू निकालेंगे कैसे, एक परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालेगा, सारे एसेट का फेयर वैल्यू लेना है, सारे लायबिलिटी का फेयर पेएबल वैल्यू घटा देना है, अगर कोई प्रीफरेंस शेयर होल्डर है उसको भी घटा देना है। हम इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्विटी का हिस्से में जो आएगा उसी पे तो वैल्यू निकालेंगे, प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी घटाना है, कोई प्रीफरेंस का डिविडेंड है वो भी घटाना है, इक्विटी का प्रोपोज डिविडेंड है वो भी घटाना है, और जो आएगा उससे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। इक्विटी शेयर का प्रपोज डिविडेंड क्यों घटाएंगे, किसी बच्चे को कमेंट में अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, चलो मैं बताता हूँ क्यों घटाएंगे। जो नए शेयर इश्यू कर रहा हूं ना, उनको ये डिविडेंड नहीं मिलने वाली है। क्यों, ये प्रपोज डिविडेंड तो उन शेयर का है ना जो ऑलरेडी इश्यूड है, प्रपोज तो पहले हुए होंगे ना, अब नए वाले शेयर को उस डिविडेंड का हिस्सा थोड़ी ना मिलेगा, तो पुराने शेयर को ये डिविडेंड मिलेगा, इसलिए हमने घटाया। इस ये आ गया, पीसी से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, पीसी कई बार दिया नहीं होता है, इस केस में आपको नहीं देगा तो नेट एसेट मेथड से पीसी निकालनी पड़ेगी, वो तो मैं बार बार आपको सिखा सकता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ जितने भी एसेट एक्वायर्ड है लेस फेयर वैल्यू या फिर पेएबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो पीसी आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अभी देखो इस मेथड से पीसी निकालना तो हमने बहुत सीखा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना नहीं सीखा। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि जो इश्यू कर रहा है परचेजिंग कंपनी वो एट इंट्रिंसिक वैल्यू कर रहा है। अभी कोई क्वेश्चन दिखता है तो करा दूंगा, डोंट वरी, पर समझना इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता कैसे। सारे एसेट का फेयर वैल्यू, लायबिलिटी का पेएबल वैल्यू या फेयर वैल्यू घटा दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसका भी घटा दो, डिविडेंड भी घटा दो, और इक्विटी का भी कुछ डिविडेंड है तो वो भी घटा दो। चलो
इस कंसेप्ट को अब रखते हैं थोड़ा सा होल्ड पे। अच्छा, डिसेंडिंग शेयर होल्डर देख लो, ये तो और सिंपल है। देखो, डिसेंडिंग शेयर होल्डर का मतलब वो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया। एक बात बताओ, मान लो मैं वेंडर कंपनी को सेल कर रहे हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, कुछ शेयर होल्डर ने नहीं अप्रूव किया, 5% वालों ने, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, वेंडर कंपनी विल पे आउट ऑफ द पीसी एंड परचेसिंग कंपनी विल नॉट कवर्ड इन परचेज कंसिडरेशन। देखो, जो भी पीसी आया वो सारे शेयर होल्डर के लिए है, तो हम क्या करेंगे? देखो, इक्विटी शेयर पूरा कैंसिल किया शेयर होल्डर अकाउंट में, और जो 10%, मान लो एग्जांपल 10% नहीं मान रहे, तो उनको टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर अकाउंट में उनका हिस्सा भेजो, ठीक। और बचा हुआ है इनको तो पीसी में पेमेंट हो जाएगी। अब ये जो 10% है ना, इनको पीसी में से कितना हिस्सा मिल रहा है ये दे देगा। जो वेंडर कंपनी है उसको पीसी मिला, डिसेंडिंग वालों का अलग से एक अकाउंट बना दो, उसमें उनका शेयर कैंसिल करो 10%, पूरा शेयर कैंसिल करने के बाद 10% उनका हिस्सा भेज दो, ठीक। और उनको जो पीसी मिल रहा है उनको दे दो। और कोई गेन और लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में भेज दो, क्योंकि इन्हीं को मिलता है फाइनल गेन और लॉस का बेनिफिट, ठीक। और रिमेनिंग पीसी, मान लो 10% इनको मिला पीसी का हिस्सा, जितना भी पीसी दिया रहेगा तो बचा हुआ पीसी ये लेंगे और ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। जनरली होता क्या है कि जो भी परचेसिंग कंपनी पीसी देता है ना, वो टोटल शेयर के बदले पीसी है। आप लोग अपना सलट लो। और वेंडर कंपनी कैसे सलटेगा? डिसेंडिंग शेयर होल्डर को अलग करेगा उनकी हिस्से का, कि उनको मिलना कितना था ये कैंसिल करने के बाद, और उनको उनके हिस्से का सामान दे देगा। अगर ज्यादा कम दिया, प्रॉफिट लॉस हुआ, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आएगा। इतना सा बस आपको बात याद रखना है। लिखा है इफ इट इज बॉर्न बाय परचेसिंग कंपनी इट विल कंसिडर्ड इन पीसी एडिशनली। मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि जो पीसी दे रहे हैं ना, ये सिर्फ 90% वाले शेयर होल्डर के बदले है, 10% को अलग से इतना देना पड़ेगा, तो वो भी पीसी में लेंगे, ठीक है। और जो 10% को अलग से दे रहे हैं ना, वो 10% वाले को मिल जाएगा यहाँ पे इसमें, और 90% वाले को जो हमने दिया है पीसी में, वो 90% वालों को मिल जाएगा। चलो, इंटर कंपनी होल्डिंग, 2 सेकंड वैसे भी होल्ड पे रखते हैं। और वैसे देखो, इंटर कंपनी होल्डिंग ना, इसमें भी मैंने सिर्फ 4 केस में से 2 ही केस लिया है। परचेसिंग कंपनी शेयर होल्ड करता है वेंडर में, और वेंडर कंपनी शेयर होल्ड करता है परचेसिंग कंपनी में। अभी तक तो देखो, आईसीआई कभी भी नहीं पूछता है इंटर कंपनी होल्डिंग। इसके डिटेल केस कि एक दूसरे में अगर होल्ड करते हैं तो क्या होगा या फिर 2 अमेलगमेशन का केस आ गया, ए और बी मिलके ए बी बनाए, और वहां पे दोनों में दोनों शेयर होल्ड करते हैं तो क्या होगा। तो ये जितने भी केसेज है ना, मैंने नहीं देखा है कि आईपीसी लेवल पे इंटर कंपनी होल्डिंग पे, ये इंटर कंपनी बैलेंस नहीं है, वो डेटर क्रेडिटर टाइप का शेयर में होल्ड करना। मान लो मैं आपको खरीद रहा हूं, तो मेरे कंपनी के शेयर में आपका हिस्सेदारी है, या फिर आपके कंपनी के शेयर में मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो केस बोल रहा हूं। ऐसे पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। नोट्स में बड़ी ही सिंपल तरीके से और क्लियर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, आप एक बारी देख लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे ऐसे कि आईपीसी में पूछा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको मैं दोबारा आपको रिकॉर्ड करके पढ़ा दूंगा, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। फिलहाल हम लोग करते हैं मर्जर। हो सकता है मेरे अनुमान अनुसार कि आईपीसी लेवल पे कभी नहीं पूछना चाहिए, और मैंने आईपीसी में 4 केसेस में से सिर्फ 2 ही केस लिया है इंटर कंपनी होल्डिंग का, कि बाई चांस कभी पूछे तो आप रिवाइज कर लेना कंसेप्ट, ठीक है। आ जाओ मर्जर। मर्जर तभी मानना है जब कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्वेश्चन की बात करूं तो जब क्वेश्चन में बोले कि दिस इज द एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, सिर्फ ए और बी मर्ज करके ए बी बना रहा है, इससे मर्जर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि दोनों मिलके एक साथ में कंपनी बना रहे हैं। मर्जर के लिए क्वेश्चन बोलेगा कि एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तभी मर्जर मानना है। चलो फटाफट से, ऑल एसेट, अब मर्जर के कंडीशन क्या है कि सारे एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए। बताओ, मर्जर में जो 2 पार्टी है ना, इनको वेंडर एंड परचेसिंग कंपनी ना बोल के इसको बोलते हैं ट्रांसफेरर। जैसे उधर वेंडर बोलते थे, परचेसिंग बोलते थे ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफेरी। बच्चे तो कई बार वेंडर और परचेसिंग लिख देते एग्जाम में, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, हमारे में ध्यान से सुनना है, इन द नेचर ऑफ परचेज जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें और इसमें क्या फर्क है। छोटा सा ही फर्क है बस और छोटा सा ही एडजस्टमेंट का फर्क है। ध्यान से सुनोगे पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसमें हम जरूरी नहीं सारे एसेट लेके आए, कुछ कुछ एसेट भी ले आ सकते थे, कुछ लायबिलिटी छोड़ के कुछ लायबिलिटी भी ले आ सकते थे, और जो नहीं ला रहे थे एसेट लायबिलिटी, वो वेंडर कंपनी अपना बेचेगा, सेटल करेगा, है ना।
पर मर्जर में सारे एसेट एंड लायबिलिटी लेके आते हैं। दूसरा कंडीशन है बुक वैल्यू पे लेके आते हैं। भले ही पीसी निकालते टाइम आप फेयर वैल्यू लिए हो, एसेट का कोई भी वैल्यू लिया हो, लेकिन लेके आते टाइम एंट्री जो पास करेगा ना, ये बी लिमिटेड जो ट्रांसफेरी कंपनी है वो हमेशा बुक वैल्यू पे करेगा। थर्ड, बिजनेस ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी इज डीम्ड टू बी कैरिड बाय ट्रांसफेरी। आगे इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं चौथा और पांचवा पढ़ाने के बाद। चौथे में लिखा है कि जितना भी ये पुराना कंपनी है ना ट्रांसफेरर कंपनी, उसका 90% शेयर होल्ड करने वाले जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो अब इस कंपनी के नए वाले के भी शेयर होल्डर बने, यानी कि उन्होंने नए वाली कंपनी का इक्विटी शेयर एक्सेप्ट किया, यानी कि एटलीस्ट 90% का अप्रूवल तो चाहिए मर्जर होने के लिए। लास्ट में जो पीसी है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर में डिस्चार्ज होगी, एक्सेप्ट फ्रैक्शन फॉर कैश। अब फ्रैक्शन में शेयर आता है तो फ्रैक्शन के बदले हम कैश दे देंगे, अभी मैंने पढ़ाया आपको। नहीं तो पूरा का पूरा कैश में क्या पेमेंट हो सकता है, पीसी का मर्जर के केस में नहीं हो सकता। 100% आपको इक्विटी शेयर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। लिखा है इन एग्जाम क्वेश्चन में भी आस्क्ड टू सोल्व एज अ मर्जर ओनली इफ स्पेसिफाई करेगा कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक, अच्छा देखो, अमेलगमेशन दो किस्म के होते हैं, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। इन द नेचर ऑफ परचेज के लिए परचेज मेथड से अकाउंटिंग करते हैं, अभी तक वही पढ़े थे। इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से अकाउंटिंग करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? इसमें देखो सिलेक्टेड एसेट लायबिलिटी हम लेके आ रहे थे, जो जो क्वेश्चन बोल रहा था इसमें सारे ही लेके आएंगे। इसमें फेयर वैल्यू पे या पेएबल वैल्यू पे लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे थे, एसेट को रिकॉर्ड कर रहे थे, इसमें बुक वैल्यू पे करेंगे। इसमें रिजर्व नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रिजर्व लेके आएंगे। यानी कि बताओ इसमें रिजर्व क्या कर रहे थे अभी तक हम लोग, जो पुराना मेथड है इन द नेचर ऑफ परचेज, रिजर्व को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेज रहे थे, लेकिन इसमें रिजर्व अगर लेके आ रहे हैं तो कोई भी चीज जो हम लेके आते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं। याद करो कैश एंड बैंक लेके आ रहे थे तो टू कैश एंड बैंक कर रहे थे, तो सारे रिजर्व को रियलाइजेशन में टू, जो भी रिजर्व होगा जनरल रिजर्व टू ठीक है करके भेजोगे। ठीक, सॉरी रिजर्व है ना इधर साइड में आएगा, बाई करके आएगा क्रेडिट साइड में। गुडविल अकाउंट इसमें खोल रहे थे, इसमें गुडविल अकाउंट नहीं खोला जाता है। तो सर गुडविल अकाउंट नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे? गेन तो कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा, इधर गेन हो रहा था तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हो रहा था तो गुडविल, गेन कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा। अगर लॉस होता है ना तो उसको सेट ऑफ कर देते हैं रिजर्व से, लेकिन गुडविल अकाउंट नहीं खोलते हैं। चलो यहाँ पे देखो, रिजर्व शैल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में रिजर्व भेजोगे, ठीक, ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितने भी रिजर्व है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जैसे लायबिलिटी भेज रहे थे वैसे रिजर्व भेजोगे। जर्नल एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा? देखो वेंडर के बुक में तो सिर्फ एक फर्क पड़ रहा है, मर्जर के केस में वेंडर के बुक में सिर्फ एक जगह फर्क पड़ रहा है, रिजर्व को इक्विटी शेयर होल्डर में ना भेज के रियलाइजेशन अकाउंट में भेजोगे। परचेजिंग कंपनी के बुक में क्या फर्क पड़ेगा ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बिजनेस परचेज ना लिख के बिजनेस मर्जर लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। बिजनेस परचेज वहां डेबिट कर रहे थे टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी लिख रहे थे। वेंडर कंपनी तो क्या है, नाम आपको लिखना है। अगर वेंडर का नाम ए है तो ए लिमिटेड लिखना है, वेंडर का नाम XYZ है तो XYZ लिमिटेड लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी। सारे एसेट ले आओगे किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। याद करो, यानी कि इंटेंजिबल भी लेके आओगे। बताओ उस केस में क्या पढ़ रहे थे, इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू ना दिया हो तो नील, पर यहाँ पे तो बुक वैल्यू पे लानी है तो बुक वैल्यू पे इंटेंजिबल को ले आओगे, सारे लायबिलिटी लाओगे, सारे रिजर्व भी लाओगे। अभी मैंने पढ़ा है रिजर्व भी आता है, ठीक, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, टू बिजनेस परचेज। और जो भी आया अगर क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व तो है ही, डेबिट में आया तो क्या गुडविल लिख सकते हैं? नहीं, गुडविल नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप देखो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का सॉल्यूशन दिया है। डेबिट में भी आया तो कैपिटल रिजर्व लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिटल रिजर्व जब डेबिट बैलेंस आ गया तो इसको राइट ऑफ कर देना। कैसे? जो डेबिट बैलेंस है कैपिटल रिजर्व को, उसको राइट ऑफ करना है। किससे? सबसे पहले रिजर्व ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। ये जो स्टेप नंबर 2 में हम रिजर्व लेके आए ना, इन्हीं रिजर्व में से किसी एक से, मान लो जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हो गया कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कैंसिल। ठीक, पीएल अकाउंट है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मान लो उसका रिजर्व नहीं है, कुछ रिजर्व लेके नहीं आए थे, तो अपनी कंपनी का रिजर्व से, ठीक है, ट्रांसफेरी कंपनी है, अपने कंपनी में पीएल अकाउंट होगा, जनरल रिजर्व होगा, किसी भी रिजर्व से। मान लो अपनी कंपनी में भी रिजर्व नहीं है तो
पीएल अकाउंट डेबिट कर दोगे, हमारे पीएल में डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा पीएल का डेबिट बैलेंस, ठीक है निगेटिव रिजर्व। लेकिन उस कैपिटल रिजर्व के डेबिट बैलेंस को आपको राइट ऑफ करना है सबसे पहले, उस ट्रांसफेरर कंपनी के रिजर्व से, नहीं है तो अपने रिजर्व से, वो भी नहीं है तो पीएल अकाउंट डेबिट करके। थर्ड नंबर में वही एंट्री पास करोगे जो करते थे लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी टू, जो भी पेमेंट करना है। चौथे नंबर में लायबिलिटी कोई पे करना है, मान लो डिबेंचर होल्डर को ले आया, रिडीम्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रिडीम्ड की एंट्री सेम होगी। अगला म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, जैसे डेटर क्रेडिटर बीआरबीपी तो कैंसिल करेंगे, जो मैंने सिखाया वैसे ही होगा। अगला लिक्विडेशन एक्सपेंस, बताओ उधर कैसे पास कर रहे थे इन द नेचर ऑफ परचेज में, कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो भी था स्टेप नंबर 2 में, इधर कैपिटल रिजर्व होगा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुडविल तो खोल नहीं सकते तो पीएल अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक। अगर कैपिटल रिजर्व आया होगा तो कैपिटल रिजर्व ठीक है, डेबिट टू बैंक, नहीं तो पीएल अकाउंट डेबिट करोगे। अनरियलाइज प्रॉफिट, क्या एंट्री पास कर रहे थे बताना जरा इन द नेचर ऑफ परचेज में, कैपिटल रिजर्व और गुडविल जो भी था एंट्री नंबर 2 में टू बैंक, पर यहाँ पे एंट्री नंबर 2 में गुडविल तो हो ही नहीं सकता, तो कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व लिख लो। अब मान लो कैपिटल रिजर्व है नहीं, ठीक है, कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस आया नहीं है तो पीएल अकाउंट डेबिट कर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है। चलो एक आप क्वेश्चन देख लो मर्जर का, चलो फटाफट से, ये रहा बैलेंस शीट दिया है गी लिमिटेड और पी लिमिटेड का, ठीक है, सारे एसेट वगैरह भी दिए हैं, ये कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व में भी देखो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों स्टैट्यूटरी रिजर्व, जनरल रिजर्व भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेड पेबल एंड अदर ये लायबिलिटी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ऑल बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड वेयर हैविंग घी लिमिटेड एक्सेप्टेंस, अच्छा एक का बिल्स रिसीवेबल दूसरे के लिए बिल्स पेबल है, ठीक है कोई बात नहीं, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन हो गया। घी लिमिटेड टेक ओवर किया पी लिमिटेड को, परचेज कंसीडरेशन कैसे डिस्चार्ज किया, इतना इक्विटी शेयर दिया जिसका फेस वैल्यू इतने था पार वैल्यू पे ही, तो बताओ इतना तो इक्विटी शेयर दिया ही 10 का, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया, डिस्चार्ज किया अपना प्रीफरेंस शेयर होल्डर एट प्रीमियम 10%, कितना है प्रीफरेंस शेयर होल्डर 8,50,000, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया 9,35,000, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया 16,50,000, 25,85,000। इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर दे सकते हैं मर्जर के केस में, बताना यहाँ पे पूछा है कि एज्यूमिंग अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कैश में पेमेंट कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर में पेमेंट कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया था मर्जर का एक कंडीशन। डिबेंचर होल्डर को हम अपने डिबेंचर देके कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है डिबेंचर होल्डर को पहले ले आना है, उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में जो लायबिलिटी को पे करते हैं कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री के वैसे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना है 2 साल के लिए, यानी कि एक तो पी लिमिटेड को टैक्स पे नहीं करना, स्कीम अप्रूव्ड है, और दूसरा हम मेंटेन करेंगे, तो हम तो ऐसे भी रिजर्व लेके आने वाले हैं तो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी लेके आ जाएंगे। देखो इन द नेचर ऑफ परचेज होता तो अलग से एंट्री पास करनी पड़ती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्योंकि हम रिजर्व नहीं लेके आते, पर इन द नेचर ऑफ मर्जर में तो हम रिजर्व लेके आते हैं, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व तो लेके ही आएंगे, ठीक है। और बताओ ट्रेड पेबल में ये दोनों हैं और ट्रेड रिसीवेबल में ये दोनों है, कोई बात नहीं, सेपरेट एंट्री करके दिखा देंगे, कोई बात नहीं। चलो अब देखो ये आया पीसी, एंट्री क्या पास करोगे सर, बिजनेस परचेज या बिजनेस, मैंने क्या बताया था मर्जर लिख लो, अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड, सारे एसेट को लेके आना है कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, बताया था मर्जर का कंडीशन, और लायबिलिटी को लेके आनी है कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, सारे रिजर्व को भी लेके आनी है। ये एंट्री जो है इंस्टीट्यूट का बहुत ही गंदा तरीके से किया हुआ है, इसको काटो और यहाँ पे लिखो जनरल रिजर्व 2,50,000 का है, करेक्ट,
ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे क्या कर रखा है, इसी में एडजस्टमेंट कर दिया है। पर हमने क्या देखा है, डेबिट बैलेंस होगा तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, बाद में उसको राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब जब ये करोगे ना तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पता है कितना आपको लिखना पड़ेगा, 2,35,000 डेबिट बैलेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से करना। उसके बाद लिक्विडेटर को पेमेंट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, देखो इस जो कैपिटल रिजर्व का डेबिट बैलेंस है वैसे तो मैंने लास्ट में राइट ऑफ किया था, अभी राइट ऑफ कर दो। कैसे राइट ऑफ करोगे, सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले जो रिजर्व लेके आए हैं ट्रांसफरर कंपनी का उससे, वो नहीं होता तो अपने रिजर्व से, वो भी नहीं होता तो अपने पीएल से डेबिट करके। चलो बताओ, वो तो है अपने पास रिजर्व लेके आए ये सारे, स्टेटरी रिजर्व से तो कर नहीं सकते, बच गए दो नॉर्मल रिजर्व, एक जनरल रिजर्व एक पीएल अकाउंट, किसी से भी कर सकते हो। जनरल रिजर्व से करोगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,35,000, 2,35,000। अब बताओ, जनरल रिजर्व लाए थे 2,50,000, 2,35,000 तो राइट ऑफ हो गया कैपिटल रिजर्व के डेबिट बैलेंस की वजह से, तो बचा कितना होगा जनरल रिजर्व में 15,000। इन्होंने एक ही एंट्री में वही सेम चीज कर दी थी, ध्यान से देखना, 2,50,000 में से 2,35,000 राइट ऑफ करके 15,000 जनरल रिजर्व। यही मैंने बोला कि एंट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, आप नॉर्मल लेके आना, बाद में उसको राइट ऑफ कर देना कैपिटल रिजर्व का डेबिट बैलेंस। चलो अब कोई खर्चा, यहाँ पे आ जाओ, ये एक्सपेंस ऑफ एमलगमेशन दिस मच विल बी बॉर्न बाय जी लिमिटेड, हम लोग उसका एक्सपेंस एमलगमेशन एक्सपेंस कर रहे हैं। बताओ फटाफट से, स्टेप नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, क्रेडिट की कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक करेंगे, तो क्या करेंगे, उसका एक पीएल से भी कर सकते हो, या फिर उसका रिजर्व अभी बचा है ना जो पी लिमिटेड है, तो उसके रिजर्व से कर दो। तो हमने सबसे बढ़िया क्या किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखा क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी डेबिट कर सकते हो, देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, प्रॉफिट से डेबिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिबेंचर को हमने कन्वर्ट कर दिया अपने डिबेंचर में, ठीक है। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल 55,000 को बोला था कि उसका जो बीआर है हमने एक्सेप्टेंस दे रखी है, तो कॉमन बैलेंस है, कैंसिल करोगे। चलो स्टॉक रिजर्व का कोई कंसेप्ट नहीं है क्या, इस कंसेप्ट में स्टॉक रिजर्व है नहीं। स्टॉक रिजर्व होता तो क्या करते हैं, जनरल रिजर्व या फिर पीएल डेबिट टू बैंक। क्या आप गुडविल डेबिट कर सकते हैं क्या, नो, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो गुडविल का अकाउंट नहीं खोला जाता है, ठीक। बैलेंस शीट और आसान है, पता है क्यों, बुक वैल्यू पे आई है चीजें, बुक वैल्यू पे चीजें आई हैं, सारे एसेट में एसेट जोड़ दो, लायबिलिटी में लायबिलिटी जोड़ दो, रिजर्व में रिजर्व जोड़ दो, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगा, ठीक। बैलेंस शीट आप टैली सॉरी, बैलेंस शीट आप टैली कर लेना। अब एक जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, देखने दो पहले कि कुछ चीज छूट तो नहीं रहा। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये मोर देन इनफ है, परचेसिंग कंपनी का बुक आना चाहिए, वेंडर कंपनी का बुक आना चाहिए, परचेसिंग कंपनी का बुक आना चाहिए। वेंडर कंपनी के बुक में लेजर करवाएगा, परचेसिंग के बुक में जर्नल एंट्री पास करवाएगा और बैलेंस शीट। इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ तो छोटे से चेंज करना है, ये इक्विटी शेयर होल्डर में रिजर्व ना भेज के रियलाइजेशन में भेजेगा, और ये उस रिजर्व को लेके आएंगे, साथ ही में सारे एसेट एंड लायबिलिटी बुक वैल्यू पे लेके आएंगे, ठीक। एंट्री नंबर 2 में अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रही है तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, डेबिट में आ रही है तब भी कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, और कैपिटल रिजर्व को डेबिट बैलेंस कैंसिल करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, किससे, पहले परचेसिंग कंपनी सॉरी वो जो क्या था ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व से, वो रिजर्व नहीं है तो अपने रिजर्व से, अपना भी रिजर्व नहीं है तो पीएल अकाउंट डेबिट करके। जहां जहां हम गुडविल डेबिट करते थे परचेसिंग कंपनी में, याद करो फटाफट से, कहां पे सर जी, एक तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करते टाइम, और दूसरा अनरियलाइज प्रॉफिट के टाइम में। यहाँ पे कर नहीं सकते, गुडविल अकाउंट तो खोल ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है, एंट्री नंबर 2 में अगर कैपिटल रिजर्व था तो उसको डेबिट कर दो, नहीं पड़ा हुआ तो जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट किसी को भी डेबिट कर दो, 100% आपको मार्क्स मिलेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मैंने डिसेंडिंग शेयर होल्डर का कंसेप्ट आपको बताया, जो भी आएगा पीसी वो दोनों का हिस्सा है, डिसेंडिंग वाले डिसेंडिंग को दे दो, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में भेज दो, और बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर जो 90% है, 95% है, जितना भी है, उनको उनका पीसी मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने देखा इंट्रेंसिक वैल्यू, कि अगर मान लो मैं किसी को पीसी पेमेंट कर रहा हूँ और अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे, इंट्रेंसिक वैल्यू निकालेंगे कैसे, सारे एसेट का फेयर वैल्यू लेस लायबिलिटी का पेएबल वैल्यू लेस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी कुछ है तो, और लेस प्रोपोज डिविडेंड भी कुछ है तो, और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगा, ठीक। कई बार मैंने बोला अगर प्रीफरेंस हम पेमेंट कर रहे हैं नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी को, तो एक्सचेंज में भी शेयर दे सकता है, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए वैल्यू में भी दे सकता है, ठीक। आप वहां पे दोनों कंसेप्ट मैंने समझाया, ध्यान से याद रखना इस चीज को। इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो क्या फर्क पड़ता है, इंटर कंपनी होल्डिंग, मैंने बोला कि इंटर कंपनी होल्डिंग का आने का चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। स्टिल अगर आप चाहते हैं
कि उसको मैं करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंटर कंपनी होल्डिंग में करवा दूंगा। बड़ी सिंपल है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है कुछ, ठीक। उसमें भी मैंने इंटर कंपनी होल्डिंग में 4 केस में है, सिर्फ 2 केस का कंसेप्ट इसमें दिया है। बचे हुए 2 केस आपके लिए कंप्लीटली इरेलीवेंट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आ सकता। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए रिवीजन लेक्चर, फटाफट से कमेंट करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो में।